ओके चलिए फिर अगले 1.5 घंटे में कमाई का अड्डा में बात करेंगे मार्केट के स्टॉक्स की। स्ट्रॉन्ग डे आज एक्चुअली, शुरुआत अच्छी हुई, उसके बाद मिड डे में कोलैप्स आया जो एक तरीके से अच्छा रहा क्योंकि उसने साबित किया आज का टेक्सचर किस तरीके से हुआ। सेकंड हाफ में फिर रैली और अब मार्केट डे हाई पर। तो क्लियरली मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस है, निफ्टी ठीक ठाक कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स 400 पॉइंट ऊपर, आईटी बहुत स्ट्रांग है, हालांकि बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है। मिड कैप इंडेक्स में नया हाई लगा, एडवांस डिक्लाइन जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रांग, मिड कैप्स में रैली, स्मॉल कैप्स में रैली अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन पिछले कुछ दिनों के मुकाबले जो डिफरेंस फ्राइडे और मंडे में आया, फ्राइडे में और आज में आया कि अब डिप्स पर बाइंग हो रही है। पहले निफ्टी में रैली पर सेलिंग हो रही थी, अब डिप्स पर बाइंग हो रही है। ये एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए और बुल्स के लिए। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरू। तो बेसिकली थोड़ा सा मूड और सेंटिमेंट में हौसला लौटता हुआ कि खरीदारी करने पर पैसा बनेगा, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में तो बहुत पसीने छूटे थे। ये 19,500 पर मार्केट अगर टिक जाए और इसके ऊपर चलने लगे तो किस तरह, कितनी तेजी के दरवाजे खुलेंगे? देखिए, एक बहुत मेरे एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, अगर ट्रेंडिंग सीरीज के बाद अगले 2 दिन आप उस ट्रेंड के अगेंस्ट चलें तो मतलब फिर मार्केट का ट्रेंड बदल गया। तो ट्रेंडिंग सीरीज थी हमारी अगस्त में, लगातार डाउन 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 और एकदम लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द सीरीज पर हम जाकर बंद हुए। फिर फ्राइडे को एक रैली आई, आज सुबह एक बार के लिए हम लोअर लेवल पर आए, लेकिन फिर रैली आ गई यहाँ पर। अब मामला बहुत क्लियर है, अब ये मार्केट जो है अब रोज मुझे लग रहा है नए हाई बनाएगा। हर्षिता, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ अभी ऑलरेडी, और हो सकता है ये आगे जाके काम आए लोगों को। आप अगर चाहें तो एक सितंबर महीने के एंड का 19,700 या 19,800 का कॉल एक बार लेकर पूरी सीरीज में अब इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे फीलिंग आ रही है कि वो जो सितंबर में जो सितंबर ट्रेंडिंग मंथ होता है, मुझे फीलिंग आ रही है ये वो 6% 7% वाली रैली वाला महीना बन सकता है। 1000 पॉइंट की रैली का एक फीलिंग आ रही है निफ्टी में, जो आपको ना सिर्फ ऑल टाइम हाई पर लेकर जाएगी बल्कि आपको 20,500 तक ले जाएगी इसी सीरीज में। ये पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से पहले 2 दिन रहे हैं निफ्टी के, और उसमें लॉजिक मेरा वही रहेगा जो मैंने पहले भी यूज किया था। स्पेशल सेशन जो है पार्लियामेंट का, जब तक वो कन्वीन होगा तब तक मार्केट इस चीज को पूरी तरह से प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ अर्ली इलेक्शन पर काम होगा। अब वो होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, मार्केट उससे पहले भाग जाएगा, मार्केट उससे पहले रैली कर लेगा। तो ये मेरा व्यू है। ओवरऑल अगर आपको करना है एक तरीके से काम कर सकते हैं। अब आते हैं आज की स्ट्रैटेजी पर। आज की स्ट्रैटेजी या नियर टर्म की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। पहला रेजिस्टेंस 19,550 पर है, सुबह भी हमने मेंशन किया था 19,526 तक गए, और बड़ा रेजिस्टेंस 19,625 पर है। लेकिन जो आज की ट्रेड ने एक चीज क्लियर कर दी है फिर से कि मार्केट का टेक्सचर अब फिर से बाय ऑन डिप्स हो गया। जो पूरे अगस्त में सेल ऑन रैली था, अब वो बाय ऑन डिप्स हो गया, और अगर हम यहाँ क्लोज हो गए ना 19,500 के ऊपर तो ये बड़ा पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इवन स्ट्रॉन्ग शॉट्स भी कवर करना शुरू करेंगे, और अब आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाकर 19,400 पे ला सकते हैं। हाँ, बस इसमें एक चीज है, बैंक निफ्टी नहीं पार्टिसिपेट कर रहा। आज भी देखिए बैंक निफ्टी, हालांकि लोअर लेवल से बैंक निफ्टी में भी रिकवरी है, लेकिन फिर भी 40 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। ये 400 पॉइंट ऊपर होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक ये कॉन्फिडेंस जो है ना वो थोड़ा सा टफ है। बड़ी रैली 45,000 के ऊपर ही आएगी बैंक निफ्टी में। इसके लिए आज सुबह मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी को अवॉइड करेंगे, फोकस निफ्टी पर ही करेंगे। हमारा निफ्टी पर फोकस है और निफ्टी पर बाय ऑन डिप्स है। भाई बैंक निफ्टी को रोक क्या रहा है पीछे? क्योंकि आज देखिए एचडीएफसी बैंक का फाइनली पार्टिसिपेशन है, जो लगातार फंसा हुआ था वो 1570 के दायरे में। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए खबर इतनी तो नेगेटिव नहीं है, मार्केट को आभास था कि ये कभी ना कभी होगा। दिसंबर में होना था, आज हो गया। हाँ, नहीं मैं वही सोच रहा था कि इसमें आखिर इसको तंग क्या कर रहा है बैंक निफ्टी को। देखिए, एक कारण तो ये हो सकता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। आप फॉर एग्जांपल अब आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक में तो कोई भी नेगेटिव नहीं है, उसमें ना कोटक वाला नेगेटिव है ना वो एचडीएफसी बैंक वाला नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई बैंक जो है अपने 52 वीक हाइस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। पिछले 3 क्वार्टर के अच्छे नंबर्स के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक मोर और लेस वहीं रहा है, 950 960 पर ही रहा है। मुझे लग रहा है मार्केट को थोड़ा सा एक रिस्क लग रहा है कि एनआईएम स्पीक आउट हो गए बैंक निफ्टी के, बैंक स्टॉक्स के, इसके लिए शायद ये नहीं चल रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जोड़ देता हूं, अगर तो ये मार्केट का वो प्री इलेक्शन रैली वाला मामला सही बैठा और अगर तो वाकई में उस पर काम हुआ तो फिर बैंक्स भी दौड़ेंगे। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक्स ना दौड़े। तो इसके लिए मुझे लग रहा है एक बार 45,000 तक का वेट कर लें। 45,000 के ऊपर आप बैंक निफ्टी को भी चेस कर सकते हैं, उससे पहले थोड़ा अवॉइड करिए। और इसलिए भी मैं कह रहा हूँ अवॉइड करिए कि ऐसा नहीं कि आपके पास मौके नहीं है। आप निफ्टी देखिए और आप स्टॉक्स देखिए, स्टॉक्स में तो आपको भरपूर ट्रेड्स मिल रहे हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में भी एक आध स्टॉक्स है जो अपनी अलग बुल मार्केट में, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हमने मेंशन भी किया था सुबह, वो अपनी अलग धुन चल रहा है। तो या तो उन पे फोकस कर लीजिए आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में, या फिर बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। थीम्स इतनी अच्छी चल रही है। आज सुबह सुबह हमने रेलवे की थीम पे की थी हर्षिता, देखिए क्या 20-20% स्टॉक्स ने सर्किट लगाए हैं। तो
थीम आपको मिल रही है मार्केट में, रोज जरूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी से पैसा बनाया जाए। चलिए, तो निफ्टी बैंक आपको 500 पॉइंट का इंतजार करना पड़ेगा, 45,000 के पार निकले तब वो और तेजी। लेकिन हाँ, बाजार में भरपूर मौके आज ट्रेड के बन रहे हैं और उन्हीं में से कुछ हाईलाइट अब वीरू करेंगे। वीरू बताइए, एक्शन तो है। जी हर्षदा, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए, जो स्टॉक्स एज पे हैं, देखिए चले तो बहुत स्टॉक्स हैं इस वक्त और एक सब्सटेंशियल गेन ले चुके हैं, लेकिन जो एज पे बैठे हैं इस क्लोजिंग पे, जिनको हमें थोड़ा सा एडमायर करना चाहिए, मैं उन स्टॉक्स का जिक्र करूंगा। सबसे पहले कमिंस इंडिया, राइट नाउ एग्जैक्टली इस प्राइस पे 1746 पे विद स्ट्रॉन्ग वाइडेशंस 1745 पे ये स्टॉक अभी इस वक्त अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार कर रहा है 1738 पे। ये फ्यूचर्स हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 100 डे का जोन लगभग 10 ट्रेडिंग सेशन के बाद बाइसेक्ट कर रहा है इस वक्त। एक ये हो गया। दूसरा एसीसी 2050 पे, एसीसी रखिए स्क्रीन पे प्लीज एक बार। 2050 पे ये अपना अगस्त सीरीज के फर्स्ट वीक का जो हाई है, इसने अभी अभी इसको ओवरटेक किया है। करीब करीब 2050 पे मैं स्पॉट हूं, स्क्रीन पे फ्यूचर्स है। यहां ओआई जो है घटा है, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है, लगभग 1,13,000 शेयर घटे हैं, तो यहां पे शॉर्ट कवरिंग स्ट्रॉन्ग क्लियरली विजिबल है। उसके बाद कोल इंडिया लिखा है ये पीएसयू बास्केट में। हालांकि कोल इंडिया शुक्रवार को भी काफी स्ट्रॉन्ग चला था, इस वक्त भी काफी स्ट्रॉन्ग है 247.80 पर, बट ये अब नवंबर 2022 के अब तक की बात की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे विद स्ट्रॉन्ग वेरिएशन। दरअसल स्टॉक्स एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4-4 दिन, 5-5 दिन स्विंग कर रहे हैं। इसीलिए मैं यहां पे इस पॉइंट को मेंशन कर रहा था। 248 के बाद इसका वो मई 2023 का जो हाई है वो क्रॉस हो जाएगा, तो एक इस पर नजर रखिएगा। उसके बाद एक बार ले आइए आप पीएनबी, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, इसमें काफी अच्छा खासा ओआईडेशंस हुआ है। 6725 पे टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट। अब ये स्टॉक इस वक्त अप्रैल 2020 की बात की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो एक पीएनबी, कोल इंडिया, कमिंस इंडिया और साथ ही साथ एक बार आप एनएमडीसी पर नजर रख के चले। हर्षदा, ह्यूज ओआईडेशंस और कुछ स्टॉक्स में काफी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी है। हर्षदा, आपने एनएमडीसी का मेंशन किया और नीचे वो फ्लैश चल रहा है कि मेटल इंडेक्स दरअसल आज रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है और वहीं पर ज्यादा ट्रेंड खरीदारी का बनता दिखाई दिया। कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर एक मोमेंटम तेजी का क्लियरली दिखा है, जहां पर आज जोर देखने को मिला है खरीदारी का। अब देखिए, टाटा स्टील 3.5% ऊपर 131-132 के करीब। हिंडाल्को में एक अच्छी तेजी 3-3.5% तक की। एचसीएल टेक 3% ऊपर और विप्रो में भी आज हम देख रहे हैं 3-3.25% का इजाफा है। तो देखिए, मार्केट बटा हुआ है मेटल और आईटी कंपनियों में, जहां पर जोश देखने को मिला है। मेटल्स में आप यहां पर नैल्को भी जोड़ लीजिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हम जिक्र कर रहे थे, वो स्टॉक 4% ऊपर, इसके ठीक साथ आईडीएफसी 5% के गेंस। और यहां पर कमाल वो जीक्यूजी ने जो खरीदारी की है बढ़ चढ़कर, उसका देखने को मिला है। दालमिया भारत भी आज 6% ऊपर, और दालमिया भारत ही नहीं, कई ऐसे मिड कैप सीमेंट कंपनियां, दिग्गज सीमेंट कंपनियां जहां पर खरीदारी देखने को मिली है। ब्रेक कहां लगा है? ऑटो कंपनियों पर। बजाज 1% ही करीब नीचे, 0.5% से ज्यादा की गिरावट एमएनएम में, और एस्कॉट्स कुबोटा में ज्यादा बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। आपको याद होगा ये 3200 की तरफ तेज रफ्तार से भाग रहा था काउंटर, 3-3.25% की गिरावट यहाँ पर। और सन टीवी में भी हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली, और ये वो काउंटर्स हैं जो पिछले हफ्ते खूब जोश में थे, अच्छी खासी पोजीशंस यहाँ पर देखी जा रही थी। तो आज के सत्र में अब आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए क्लोजिंग के लिए, किन ट्रेड्स पर करें फोकस, इस पर हमारा पैनल एकदम तैयार है आपको गाइड करने के लिए। शरद अवस्थी देंगे फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत, विकास सालुंखे और राजेश पालविया हैं। 2:20 पर हम फोकस करेंगे रेलवे कंपनियों पर, जहां पर एक तरफा तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट बुलेट ट्रेन की तरह ये स्टॉक्स भाग रहे हैं। सुमित को इस पर जोड़ेंगे। फिर 2:30 बजे आगे यतिन बताएंगे आपको कि सीमेंट शेयरों में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। साथ ही साथ 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका लेकर आएंगे। सस्ता ऑप्शन शिल्पा रावत देंगी। राजेश पालविया आपको बताएंगे एफनो का सुपरस्टार। राजेश सातपुते से समझेंगे चार्ट का चमत्कार, और फिर मिड कैप फंडा लेंगे शरद अवस्थी के साथ। 250 के आसपास मार्केट बिग वॉइस में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर CIO गुरमीत चड्डा को जोड़ेंगे। फिर 3 बजे यतिन आपको बताएंगे डीलिंग रूम का जायजा। 3:10 पर BTST ट्रेड्स लेकर आएंगे और फिर जाएंगे क्लोजिंग की तरफ। ओके, चलिए खैर अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं और ट्रेड्स लेते हैं। निफ्टी 19,500 पर, बैंक निफ्टी 44,500 पर। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय के ट्रेड।
वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय मुझे जो पसंद है इस पर वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगता है बेस बन रहा है, ट्रेड कर रहा है 574 पर। मेरे ख्याल से 590 की तरफ जा रहा है ऑन द वे अप कल तक। तो 580 85 ये जोन हो सकते हैं टारगेट। स्टॉप होगा 570 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई में एक ट्रेड आप कह रहे हैं 580 की तरफ, तो 6 रुपए और कभी भी हो सकता है, लेकिन आइदर वेज तेजी की तरफ ही बढ़ता हुआ ये काउंटर। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड? नमस्कार जी। तो देखिए, मदरसन में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने काफी समय निकाला 22 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन में, बट फाइनली आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मदरसन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 98.50 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 106 ये आपके टारगेट्स रहेंगे। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 100 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 100 तक का स्ट्राइक प्राइस वाला। 4 रुपी 30 पैसे 40 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर 2 रुपीज 30 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 8.5 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाई पर आ गया, संबदन मदरसन ये पिक किया है अब मानस ने। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा जाइडस लाइफ में। जाइडस लाइफ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अभी 622 पे। मुझे लगता है यहाँ पे अप्रोच कर रहा है 635 से 640 जोन्स। थोड़ा पोजिशनल 660 भी ये सीरीज में शायद आपको हिट होते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। 650 का कॉल ऑप्शन रफली 7 रुपये का अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस इसका मेंटेन कीजिए 615। मुझे लगता है यहाँ से जाइडस लाइफ बहुत अच्छा बाई है। राजेश सतपथे के पास भी चलते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून अनुज जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए नज़र है आईटी स्टॉक्स पे, तो उसमें से टीसीएस ये मेरा पिक रहेगा। डिस्क्लोजर के साथ ये क्लाइंट के साथ शेयर किया गया है। तो टीसीएस इज अ बाय। 3,400 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 3,500 ये इसका टारगेट है। टीसीएस में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी खरीदारी की राजेश सातपुते लेकर बैठे हैं। शरद जी, आफ्टरनून बताइए, फंडामेंटली आपको क्या पसंद आ रहा है? बायोकॉन मुझे लगता है एक डिसेंट बेट है। कंपनी ने रिसेंटली जो वाइट्रिस का एक्विजिशन किया है और उसके पहले से भी उनकी जो बायोसिमिलर्स में फोकस है उसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। लगभग 28 से 30 प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले समय में लॉन्च होंगे, जिसका फायदा कंपनी को काफी हद तक मिलना चाहिए और अगले 2-3 साल ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रांग रहने चाहिए। जेनरिक्स में भी ग्रोथ रेट वगैरह स्ट्रांग रहनी चाहिए। वाइट्रिस के जैसे जैसे बायोकॉन बायोलॉजिक्स में जो सिनर्जी है वो सेट होती है अगले 6 महीने में, मुझे लगता है वहां से भी काफी फायदा आना चाहिए। डेट का एक ओवरहैंग है, वो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे हिसाब से जैसे जैसे कैश फ्लो बायोलॉजिक्स बिजनेस के और बायोसिमिलर्स के आने लगते हैं वैसे वैसे वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो कंपनी के ग्रोथ रेट्स अगले 2-3 साल काफी रोबस्ट रहने चाहिए। मेरा ये मानना है कि FY25 में लगभग कंपनी 15 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी। तो 15 रुपए पे 25 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 375 रुपए 400 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से बायोकॉन। ओके, बायोकॉन और आपका कन्विक्शन ट्रेड है। एक बार प्लीज़ बायोकॉन स्क्रीन पे लेके आइए, क्या कर रहा है इसको देखते हैं एक बार। 261.30 की डिजेक्ट्री में ये अभी भी 200 डेमा की डिजेक्ट्री के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ। लेकिन आइए अब आज की सबसे बड़ी स्टोरी, IDFC फर्स्ट बैंक आपकी स्क्रीन पर। एक बार देखते हैं इंट्राडे में क्या हुआ, उसके बाद आज अब चलते हैं अनुज के पास। 9730 ये इसके करियर का सर्वोच्च स्तर है। अनुज, आज सुबह सुबह स्पॉटलाइट में इसका जिक्र हुआ था, बिग स्टॉक्स में इसका चर्चा हुई थी। GQG का आना आई थिंक एक कन्विक्शन ब्रिंग करता है, वो सुबह कमेंट्री में आपके क्लियरली मेंशन था। और हमने देखा है कि जहाँ जहाँ ये गए हैं उसने बाजार में कन्विक्शन डाला है और कन्विक्शन बड़ा भी है। तो क्या IDFC फर्स्ट बैंक अभी भी एक चेजेबल ट्रैजेक्टरी में है? वीरू, एक रीज़न मैं कहूँगा, मैं एक अभी कुछ दिनों पहले एक रील बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि स्पेशली बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में आप CEO को काफ़ी महत्व देते हैं। और आई थिंक अंडर वी वैद्यनाथन क्लियरली एक क्लियर टर्न अराउंड है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हम रिसेंट मूव्स देख के कई बार मूव हो जाते हैं कि बड़ा मूव आ गया, ठीक है ना, कि 97 रुपीज़ पर ये स्टॉक आ गया, 40 से 50 रुपये से मूव शुरू हुआ। 2016 में ये स्टॉक 80 रुपये का हुआ करता था, जब वो उस समय एक बहुत लोगों को प्रॉमिस था कि ये नेक्स्ट बिग बैंक बनने वाला है, तब ये स्टॉक 80 रुपये का था। टेक्निकली देखा जाए तो तब से लेके अब तक 7 साल हो गए। 7 साल में इसने कुल मिला के 20% का रिटर्न दिया, तो मतलब सभी बैंकों में सबसे कम रिटर्न। तो
क्योंकि हम 3 महीने का मुंह, 6 महीने का मुंह देख रहे हैं, 12 महीने का मुंह देख रहे हैं, ठीक है चला है स्टॉक, लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक कुछ भी नहीं चला है। तो और अगर जीक्यूजी ने खरीदा है इस लेवल पर, और वो भी इतना बड़ा स्टेक अगर जीक्यूजी ने खरीदा है, तो वो 97 का 105 या 110 के लिए नहीं उस स्टॉक को ले रहे हैं। वो 97 का उनको 300-400 रुपये लग रहा होगा तभी ले रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 300-400 रुपये हो जाएगा ये स्टॉक, लेकिन वो विजन उनका जो जीक्यूजी का है वो उसी हिसाब से। और नॉर्मली यही होता है, पी वॉबक को मिला था ये क्योंकि कैपिटल फर्स्ट में था उनका स्टेक। कैपिटल फर्स्ट से जब वो मर्ज हुई एंटिटी, तो इसकी वजह से उनके पास स्टेक आ गया था, तो उनके पास 4 गुना या 5 गुना पैसा बन चुका था उस लेवल से, वो खुश थे इसको बेच के। लेकिन अब जीक्यूजी आया है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो वो ये व्यू लेके चल रहा है शायद। मेरे ख्याल से जो काम मिस्टर वैद्यनाथन कर रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक इस पूरे साल एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है बैंक निफ्टी का। इनफैक्ट इकलौता ऐसा स्टॉक है बैंक निफ्टी का जो एक वन वे रैली में, मेरे ख्याल से वो शायद कंटिन्यू करेगा। ये मेरा व्यू है कि शायद वीरू कंटिन्यू करे IDFC फर्स्ट बैंक इस जर्नी को। इस पे एक सेकंड टेक लेते हैं। शरद, आपका व्यू, और ये मतलब कयास है कि वाबक जो है वो अपना रिमेनिंग चंक भी सेल आउट कर ही देगा। आपका व्यू क्या बन रहा है IDFC फर्स्ट बैंक पे 9730 पे? देखिए, लगभग अगर फॉरवर्ड नंबर्स पे देखें तो लगभग 2 टाइम्स प्राइस टू बुक ऑलरेडी शायद प्राइस अभी हो गई है। तो बहुत ज्यादा यहाँ से अनलेस एंड अनटिल आने वाले क्वार्टर्स में कोई रैपिड इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और आज के दिन IDFC कोई बहुत छोटा बैंक भी नहीं है कि आप बहुत रैपिड इंप्रूवमेंट वहाँ एक्सपेक्ट करें। तो मुझे लगता है मार्केट लिंक्ड ही होगा, बट जनरली मेरा बैंक्स पे व्यू काफी स्ट्रांग है। बट 2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे जब स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है IDFC के लिए अनलेस एंड अनटिल वो प्राइवेट सेक्टर के लार्ज बैंक्स के कंपैरिजन में आप ड्रॉ करने लगे, 3-4 का प्राइस टू बुक एज्यूम करने लगे, तो ही अपसाइड निकलेगी। तो मुझे लगता है यहाँ पे लगभग फेयरली प्राइस्ड है मेरे हिसाब से। ओके, अच्छा, इस बीच IDFC फर्स्ट बैंक से एक और व्यू ले लेते हैं। विकास सालू के इस पैनल में और जुड़ चुके हैं। विकास, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। विकास, आपका कन्विक्शन ट्रीट क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, आईटी में जिस हिसाब से आज पॉजिटिव मोमेंटम है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर देखोगे तो इन्फोसिस बहुत स्ट्रांग लग रहा है। जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का वीकली में एक ब्रेकआउट था, वो आज यहाँ पे देखने मिला है 1440 के ऊपर का। तो उसके ऊपर फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 1520 के टारगेट के लिए यहाँ पे इन्फोसिस बाय करने की राय रहेगी, और 1430 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। लास्ट 4-5 डेज में हमने देखा है कि एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल रहा है, और जो ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है ऑलमोस्ट लास्ट के पूरे 6 महीने के जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है उसके ऊपर आज ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कैरी करेगा, जो 1520-1530 के ऊपर की रेंज आते हुए देखने मिलेगी। दूसरा मेरा रहेगा मदरसन सुमी। मदरसन सुमी में हमने देखा है कि बहुत दिनों से वो 100 के आसपास जाके रुक रहा था। आज वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो 108 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। नीचे में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है जो आज के डे लो के आसपास का, तो 98 के स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाय करना है। डेली वीकली तीनों भी इस पे ये स्टॉक मुझे लगता है एक अच्छा रिटर्न देने के लिए रेडी है, यहाँ से एक नई रेंज निकालने के लिए रेडी है। तो 108 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगा। मे भी उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन पहला टारगेट जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 108 के आसपास का है। ओके, तो संवर्धन मदरसन, और इसी पर दरअसल कुछ ही देर पहले मानस ने भी तेजी का ही कॉल दिया था, तो ये कंसेंसस कॉल बनता हुआ। अच्छा, एक और पॉकेट जहां पर बहुत मजबूती देखने को मिली आज के दिन, वो है मेटल कंपनियां। और मेटल में भी अगर आप बारीकी से देखें तो स्टील स्टॉक्स में क्या धमाल देखने को मिली है। सेल लगभग 6% ऊपर है। टाटा स्टील आज खुलने के साथ ही 4% ऊपर रहा। आज JSW जैसे काउंटर्स में भी थोड़ा सा एक्शन, और आपको याद होगा JSPL जैसे काउंटर्स पर लगातार तेजी का कॉल इसी मंच पर पिछले हफ्ते हमारे जानकार दे रहे थे। अब यहां पर हुआ यह है कि स्टील की रीबार प्राइसेस में कुछ इजाफा बनता दिखाई दिया है। लगभग 1500 से 25 रुपए प्राइस हाइक की खबरें, रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसके बाद यहां पर और तेजी बनी। तो पहले मैं राजेश सातपुते आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर हो सके तो सेल का चार्ट देखिए, अगला पड़ाव क्या है उस पर आपकी राय, और शरद से फिर एक पर्सपेक्टिव लेंगे कि अगर इतना प्राइस हाइक आ रहा है तो डिमांड के लिहाज से भी कितना और एक्शन बनता दिखाई देगा और कितना फायदा अर्निंग्स में। लेकिन सेल पहले। हर्षद जी, अगर आप सेल थोड़ा पोजिशनली देखें तो मुझे लगता है ये 110 से 112 ये इसका टारगेट होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे चला बहुत है, तो 90 रुपए से आप देखें करीब वन वे 103 तक आया है। तो ऑब्वियसली ये जो 100 इसका नया बेस बनेगा, तो जो भी बाय करेंगे हम कूल ऑफ में बाय करेंगे 100 के आसपास मिले तो 110-112 के टारगेट के लिए। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस जो है वो रखेंगे आप 99 पे। ओके,
चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। इस समय सीमेंट में आज अच्छी तेज़ी रही है, खासतौर से श्री सीमेंट, दालमिया भारत, ये सभी स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में। उसके अलावा अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जहां पर हल्की सी वीकनेस है, उसमें आईसीआईसीआई बैंक शामिल है और अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी थोड़ी सी वीकनेस है इस समय। गाबा सर, अशोक लेलैंड थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग थे सेल्स के नंबर्स, अब ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट कर रहा है, क्या री एंट्री जोन कहाँ पर होगा? एक्चुअली री एंट्री की जगह बेस्ट इज अराउंड 170 और 175 के बीच में अशोक लेलैंड। अगर डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि एक्चुअली बहुत स्ट्रेच हो चुका है फ्रॉम 140 टू 185-90। उसके बाद अनस्ट्रेचिंग है, ये मोर ऑफ अ टाइम करेक्शन है और थोड़ा प्राइस करेक्शन हो सकता है अशोक लेलैंड में। तो परहैप्स बेस्ट जगह है 175-180 की, वहां से री एंटर करने के लिए वहां पर एक स्लाइड की संभावना है। थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिले तब आप फिर खरीदें। वैसे अभी भी ट्रेंड मजबूत है, लेकिन थोड़ी सी नंबर्स नरम रहे उसके बाद स्टॉक में कुछ मुनाफा वसूली बनी। अच्छा, अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे सुमित, जो तैयार है रेलवे कंपनियों की पूरी फहरिस्त लेकर, क्योंकि ये एक पॉकेट है जहां पर बहुत ही धमाकेदार तेजी देखने को मिली। आज की बात करें तो IRFC 20% के अपर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है। RVL में 15% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। रेलवे काउंटर्स ऑफ लेट बहुत जोरदार खरीदारी दिखा रहे हैं और एक के बाद हर रोज लगभग एक ना एक रेलवे कंपनी को ऑर्डर मिल जाता है। अब हो क्या रहा है, इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन कितनी मजबूत हो रही है और किस तरह का प्राइस एक्शन अब तक आया है सुमित? देखिए, एक ड्रीम रन रेलवेज में देखने को मिला है। अगर आप पिछले इस पूरे साल की ही सिचुएशन देखेंगे तो 3-3 गुना, 2-2 गुना, 2.5 गुना ये स्टॉक्स होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो पूरा सेक्टर बज कर रहा है, ना केवल सरकारी रेलवे कंपनियां बल्कि निजी रेलवे कंपनियों में भी एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले वो कंपनियां और उनके रिटर्न आते दिखाई पड़ेंगे। वैसे ट्रिगर तेजी के किस तरह से इनके क्यों ये तेजी पकड़ रहे हैं, दरअसल एक अच्छे ऑर्डर इन्फ्लोस पूरे स्पेस के अंदर डेवलप हो रहे हैं, खासतौर से नए सेगमेंट में, नई ट्रेन्स में, नए एक्सपेंशन में। उसके अलावा एक बड़ा निवेश गवर्नमेंट कर रही है, चाहे रेलवे की मॉडर्नाइजेशन को लेकर हो, कार्गो स्पेस को लेकर हो, या फिर नए नए इनोवेटिव ट्रेन्स को लेकर हो। एक्सपोर्ट बाजार, क्योंकि कुछ रेलवे कंपनी से हमारी बातचीत, उनका कहना है कि डोमेस्टिक वैगन की डिमांड तो अच्छी है ही, प्लस एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी रेलवे की एक अच्छी डिमांड आते हुए दिखाई पड़ रही है। और साथ ही साथ नंबर्स के अंदर ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट में भी दिख रहा है। मिसाल तौर पे आप टीटागढ़ के नंबर देखिए या जुपिटर वैगन के नंबर देखिए, इनके नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग थे, जो कि रिफ्लेक्ट भी कर रहा था इस तिमाही के नंबर्स के आधार पर। साथ ही साथ एक अच्छी ऑर्डर बुक पूरे सेक्टर की तरफ से भी आपको दिखाई पड़ेगी। पूरी रेलवे कंपनियों की जो एक लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, जिसमें अलग अलग तरह का रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा है। पहले RVNL, मार्केट कैप करीब 33,000-34,000 करोड़ रुपए के आसपास की, ऑर्डर बुक 57,000 करोड़ रुपए की। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लिए किस तरह की ऑर्डर विजिबिलिटी इनके पास है। टीटागढ़ वैगन 10,500 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक के आसपास की मार्केट कैप और करीब 28,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने अपने ऑर्डर्स की पोजीशन दिखाई है, 3 गुना के आसपास की ऑर्डर बुक है। स्किपर लिमिटेड करीब 2500 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप और दुगने के आसपास कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। तो एक बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक तो इनके पास है ही, प्लस कंपनियों के पास जो सिचुएशन एक रनअप के बाद ये मार्केट कैप आप देख रहे थे। ये इस साल के रिटर्न, जुपिटर वैगन 300%, टीटागढ़ वैगन 250%, टेक्समैको 200%, HBL पावर, रेल विकास निगम लिमिटेड, कुछ ऐसे नाम जो कि 150% के आसपास की तेजी दिखा चुके हैं। इरकॉन, IRFC, रेलटेल, कर्नेक्स माइक्रो करीब 64 से लेके 120% तक का रिटर्न इस साल में अब तक देखने को मिला है। तो एक जोरदार तेजी इस सेक्टर में और एक अच्छे टेलविंड्स के साथ ये सेक्टर अभी कामकाज कर रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स जहां पर एक तरफा खरीदारी बनती दिखाई दी है, इनफैक्ट रनअवे मूव्स इनमें। शरद, कोई एक ऐसा स्टॉक जिस पर आप फंडामेंटली बैंक कर रहे हैं? IRFC और RVNL एक डिसेंट बेट होनी चाहिए आने वाले समय में भी। RVNL के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऑर्डर्स निकल के आ सकते हैं और दोनों ही स्टॉक्स में हालांकि रनअप बहुत स्टीप है, लेकिन RVNL अभी भी शायद TTM अर्निंग्स पे 20 टाइम्स ही ट्रेड कर रहा है और IRFC भी 1.5-1.6 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। अगर रेलवे का कैपेक्स इतना बड़ा होता है जितना अभी तक रेलवे के विजन 2040 वगैरह डॉक्यूमेंट्स में दिखाया गया है, तो मेरे हिसाब से इनकी जो साइज है उसमें एक्सपेंशन की बहुत बड़ी गुंजाइश रहती है। RVNL में ऑर्डर बुक वगैरह एक्सपेंशन की, और IRFC में मुझे लगता है कि जैसे जैसे उनका लेंडिंग वगैरह बढ़ता है, लीजिंग बढ़ता है, उसका फायदा उनको मिलना चाहिए। तो ये दोनों स्टॉक्स में, क्योंकि IRFC में ग्रोथ नहीं थी, अब अगर ये रेलवे एक्सपेंशन के संग ग्रोथ आती है तो वहाँ थोड़ा और आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है। अभी लगभग 5 रुपए की अर्निंग्स के हिसाब से मॉडल कर रहे हैं, तो वहाँ पॉसिबल है कि वो जो बुक वैल्यू अक्रीशन है वो 5 की जगह 6-7 रुपए सालाना हो जाए। तो वहाँ मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ से और करीब
15 से 20% अपसाइड रहे। आरवीएनएल में मुझे लगता है अभी भी 20 टाइम है ट्रेलिंग अर्निंग्स पे, और आने वाले अर्निंग्स में जैसा अभी सुमित भी बोल रहे थे कि ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, तो वहां पे मुझे लगता है अभी भी काफी स्कोप है और री-रेटिंग। अच्छा, एक बार जरा हमने आईआरएफसी इसी शो में बहुत आई थिंक कुछ महीने पहले डिस्कस किया था हर्षिता, आई थिंक यतिन के साथ तब डिस्कस हुआ था ये। उसमें उस समय लग रहा था कि अंडर वैल्यूड है, लेकिन अब एक बार जरा आप मार्केट कैप देखिए। मैं आपको एक ट्रेड दिखाऊंगा, एक बार आईआरएफसी का मार्केट कैप फायर करिए और एक बार उसके सामने फायर करिए आप आईआरसीटीसी का मार्केट कैप। अब ये देखिए, आईआरएफसी का मार्केट कैप 85,076 करोड़। अब आप अज्यूम करेंगे कि सबसे बड़ा मार्केट कैप कंपनी रेलवेज की अगर कोई हो तो आईआरसीटीसी होनी चाहिए। अब जरा आईआरसीटीसी का मार्केट कैप देख लेते हैं, 56,000 करोड़। मतलब आपको शौक लगा होगा ना एक्चुअली, क्योंकि आईआरसीटीसी ज्यादा चर्चित है और एब्सोल्युटली उसमें ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिले हैं ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि आईआरएफसी ने पिछले 6 महीने में सीधा 2.5 गुना हो गया स्टॉक इसके लिए, लेकिन मतलब काफी एक्सपेंसिव हो गया अब आईआरएफसी। अब इशू क्या है इन सब स्टॉक्स में, फ्लोट का इशू है। जैसे आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स हैं, इनमें पूरा का पूरा मामला जो है वो फ्री फ्लोट का है, क्योंकि अब ये भले ही आप मार्केट कैप 85,000 करोड़ देख रहे हो उसका, लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैप सिर्फ 12,000 करोड़ का है। और उसमें क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक ही 86% है। अब इसमें तकलीफ क्या आएगी, कभी ना कभी वन फाइन डे, अब आप वो कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, वन फाइन डे गवर्नमेंट उठ के बोलेगी कि हम OFS लेकर आ रहे हैं। तो ये एक रिस्क रहेगा इन कंपनियों में, जहां पर 86% 87% के करीब गवर्नमेंट का स्टेक है वो। लेकिन ये मेरे ख्याल से एक अच्छा टाइम होगा गवर्नमेंट के लिए इस समय। आप 87% स्टेक होल्ड करते हैं, उसकी वैल्यू 85,000 करोड़ हो गई है। अगर आप चाहें 10% स्टेक अगर कम करना चाहें, एक्चुअली तो 12 कम करना पड़ेगा, 10% भी कम करना चाहें, 10-12% कम करना चाहें, 10,000 करोड़ रेज हो गए सीधा। तो ये मुझे लग रहा है कि एक आगे जाके इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, लेकिन महंगा बहुत है इस लेवल पे। और जैसे मैं कहा आईआरसीटीसी के मार्केट कैप को पछाड़ दिया इसने। तो बॉटम लाइन उस OFS का इंतजार करना चाहिए। नए OFS आएगा इसमें 100% आएगा, लेकिन अब कब आएगा इसमें क्या है ना इशू हर्षदा, इसको लेकर आप टाइम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मुझे आज 1600 से लोग बोल रहे हैं OFS आएगा, वो 4,000 हो गया स्टॉक, ठीक है। मजगांव डॉक के लिए लोग ये बोलते थे कि इसमें कुछ ना कुछ फंड रेजिंग आएगी, वो आपने देखा आपकी आंखों के सामने स्टॉक कितना भाग गया। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हैं, तो अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हैं तो क्या करें। ये सब सुनने में फैंसी लगता है कि इतना वहां लिया होता तो इतना हो गया होता, यहाँ लिया होता तो इतना लिया। अरे अब क्या करें, अब तकलीफ ये है कि अब आप फ्रेश बोलने में किसी को भी डर लगता है। उस समय हम बोल सकते थे आईआरसीटीसी तब 27 से 28 रुपए था, तब अलग बात थी, 30 के आसपास हुआ करता था, 30 के आसपास वहीं पे अटका हुआ था काफी समय के लिए। अब 65 हो गया, अब थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मतलब थोड़ा सा डर लगता है। देखिए 20 रुपए था एक साल पहले, अब 65 रुपए का भाव यहाँ पर। लेकिन अनुज, इसमें एक और चीज है, जो OFS आएगा तो मुझे लग रहा है इन्हीं में आएगा। रिसेंटली RCF NFL में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन रेलवेज का जो विजन सरकार ने सामने रखा है वहीं पर बड़ा गेम आता हुआ दिखाई देगा। स्पेंडिंग वहीं पर आएगी। अब हम इलेक्शंस में जा रहे हैं तो उस पर फोकस रहेगा, तो चांसेस हैं रेलवे कंपनियां और फिर वो डिफेंस कंपनियां जहां पर इन्वेस्टर फैंसी खूब है। आई डोंट नो कितनी फैंसी लोगों को इस समय फर्टिलाइजर कंपनी में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इनमें आएगा। दो स्पेस, यही दो स्पेस में आएगा जो आपने बोला, रेलवेज और डिफेंस। क्योंकि और प्लस फर्टिलाइजर बेच के मिलेगा भी क्या सरकार को। देखिए सरकार भी बेच के कुछ तो कमाना चाहेगी ना, तब तो फायदा है। तो वो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आईआरएफसी और कोई रेलवे कंपनी और डिफेंस कंपनी और एक सरकार कोशिश करेगी, वो जैसे आज सुबह IDBI बैंक पर भी लक्ष्मण जी बोल रहे थे कि वहां से कुछ पैसा रेज किया जाए। लेकिन ये मूव जो है ये फिनोमिनल रहा है। मतलब मैच खुद हैरान था मार्केट कैप इसका देखकर कि इसका मार्केट कैप आईआरसीटीसी से भी ऊपर निकल गया। चलिए कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक बाय द वे कोशिश कर रहा है 100 पॉइंट ऊपर आने की। अब 100 पॉइंट ऊपर है, 45,540 के आसपास वापसी होती हुई निफ्टी बैंक की, उसका आप ध्यान रखिएगा। एक दो ट्रेड्स जो आज चले हैं और मंजे हैं, मिड कैप आईटी, कंसिडरिंग हम निफ्टी आईटी की पहले मेंशन भी कर रहे थे ओपनिंग ट्रेड में कि देखिए यहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन और निफ्टी आईटी एक आउट परफॉर्मर रहा है। अब मिड कैप साइड पर शिल्पा देखिए, कोफोज यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन फाइनली आना शुरू हो चुका है, तो थोड़ी सी शॉर्ट्स कवर हुए हैं, होपफुली तेजी की तरफ लोग आएंगे। लेकिन परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और दिग्गजों में तो काफी विकल्प है। मिड कैप आईटी में क्या इस समय आप दाव लगाएंगे तेजी का? क्या कोफोज लग रहा है अब खरीदारी के आसपास आ चुका है काउंटर?
डेफिनेटली हर्षिता, यहाँ पे मिड कैप आईटीज पे ही ध्यान है, चाहे वो LTIM हो, LTTS हो, कोफोर्ज हो या परसिस्टेंट हो। तो कोफोर्ज यहाँ पे 55-50 के ऊपर एक बार सस्टेन करता है तो ये आपको सीधा टारगेट्स टूवर्ड्स 5750 टू 5800 तक लेके जाएगा। तो कोफोर्ज में थोड़ा अभी है स्कोप यहाँ पे आपको वापस एक मोमेंटम प्ले करने के लिए। 55-50 पे रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर डेफिनेटली अ वेरी गुड बाय। ओके, कोफोर्ज मिड कैप आईटी में 5447 पर ट्रेड करता है। प्रकाश ने जो ट्रेड पिक किया था SBI, वो डे हाई पर है। और जो अभी हर्षिता बैंक निफ्टी के स्विंग का जिक्र कर रही थी, ये स्पॉन्सर PSU बैंक्स ने ही किया है पिछले कुछ मिनटों में। SBI डे हाई, लेकिन मेरी निगाह जा रही थी कैनरा बैंक पे। मानस जरा कैनरा बैंक को देखिएगा, ये जो स्विंग है थोड़ा सा क्लियर है। इट्स 337 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, और ये जो मल्टीपल हाइस की ट्रेजेक्ट्री है 30 नवंबर 2022, मतलब ये पूरा CY23 की एक सप्लाई ट्रेजेक्ट्री है मानस। लेकिन आज की कैंडल क्या कन्विक्शन दे रही है आपको? अब हम 7 अगस्त के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे हैं। तो समहाउ विद इन PSU बैंकिंग बास्केट सबसे क्लियर चार्ट शायद कोई है तो दैट्स आई थिंक कैनरा बैंक। आपका व्यू मानस क्या है? बिल्कुल, देखिए कॉन्फिडेंस आया था जब पिछले सेशन में स्टॉक ने 100 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके 20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया था, तब बिल्कुल कॉन्फिडेंस आया था। और आज जब स्टॉक ने 332 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया तो वो बिल्कुल बता रहे थे कि जो पिछले हाईस 350 रुपए के आसपास के हैं, स्टॉक उसको टच करने के लिए तैयार है। तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे 332 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 350 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 340 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 7 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 17 रुपए के टारगेट से करिए। ओके, कैनरा बैंक एट डे हाई, बैंक ऑफ बड़ौदा एट डे हाई, PNB एट डे हाई, और साथ ही साथ आपका इस वक्त स्टेट बैंक में डे हाई पर है। हमारे साथ राजेश पालवे जुड़ चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटी से। राजेश, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे सीमेंट स्टॉक्स भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट पे यहाँ पे फोकस है। जिस तरीके से वीकली डेली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, आज काफी अच्छा मोमेंटम बना, डे हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 86, 80, 8700 तक के अपसाइड पे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 8565 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, जैसा कि आप अभी डिस्कस कर रहे थे, PSU बैंक, वहीं पे हमें लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी फोकस रखना चाहिए। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली सेटअप पे बनते हुए दिखता है। और जिस तरीके के स्ट्रक्चर है बैंक ऑफ बड़ौदा के, हमें लग रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर में बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 206, 208 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 193 के आसपास। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, सीमेंट स्टॉक्स की बात करते हैं। आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम इन सब स्टॉक्स में, क्यों दौड़ रहे हैं ये और क्या है ट्रिगर्स? यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज 2 बड़े ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है सीमेंट कंपनीज पे, और क्योंकि पहला हफ्ता है ये महीने का, और सितंबर की बात करें तो जेफरीज और MK, ये दोनों ब्रोकरेज का मानना है कि जो डीलरशिप्स जो होती हैं सीमेंट की ऑल इंडिया बेसिस पे, जब उनके साथ एक सर्वे किया तो ये पाया कि 10 से 35 रुपए तक की ये प्राइस हाइक आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है अक्रॉस द रीजन्स। खास करके जो प्राइस हाइक हुई है वो ईस्ट और वेस्ट इंडिया में ज़्यादातर इलाकों में हुई है। ऑब्वियसली जेफरीज का मानना ये है कि दूसरी और एक हाइक सितंबर 10 के आसपास वेस्ट बंगाल और बिहार मार्केट के लिए भी आपको देखने को मिलेगी। और क्योंकि मॉनसून थोड़ा सब नॉर्मल है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का पिकअप हमने देखा है, तो यूजुअली हम ये देखते हैं कि जब मॉनसून का महीना होता है और थोड़ा बहुत रिसीड होता है मॉनसून, तब एकदम से सीमेंट में डिमांड आती है। तो क्योंकि मॉनसून थोड़ा अब्रप्ट है तो शायद इसका फायदा आपको सीमेंट सेक्टर पे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। MK का ये भी मानना है कि अगस्त के महीने में हाई सिंगल डिजिट्स में वॉल्यूम ग्रोथ रही है इंडस्ट्री की, और क्योंकि ये सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आगे आने वाले महीनों में पिकअप होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये 10 से 35 रुपए का जो प्राइस हाइक पर बैग सीमेंट कंपनियों ने लिया है शायद सस्टेन हो जाए। लेकिन हाँ, अगर मॉनसून फिर से एक बार पिकअप हो जाता है तो 10 से 35 रुपए तक की जो प्राइस हाइक हमने देखी है वो कितनी सस्टेनेबल रहेगी, उस पर ब्रोकरेज सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये 10 से 35 रुपए की जो प्राइस हाइक है, क्योंकि अगस्त के महीने में कोई बड़ी प्राइस हाइक हमने देखी नहीं थी, शायद इसीलिए आपको रैली होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सीमेंट स्टॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली MK का मानना ये है कि जो इनपुट कॉस्ट लोअर लेवल से बढ़े हुए हैं, शायद इसको ऑफसेट करने के लिए सीमेंट कंपनीज ने ये प्राइस हाइक का डिसीजन लिया है। उनकी अल्ट्राटेक पे खरीदारी की सलाह है। इसके अलावा आज श्री सीमेंट पे नोमुरा का अपग्रेड आया है, उन्होंने रिड्यूस से इसको बाय पे अपग्रेड किया है, टारगेट बढ़ा के 28,700 कर दिया है,
जो पहले 20,400 था। तो शायद इसीलिए आप ACC, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट जैसे काउंटर्स में ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद मोमेंटम देख रहे हैं। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग स्पेस जहां पर काफी एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दी है। अल्ट्राटेक पर तो एक व्यू आया, 10 से 35% प्रति बैग के इजाफे की बात यहां पर ब्रोकरेजेस कह रहे हैं। शरद, आपकी अप्रोच क्या रहेगी सीमेंट में? अब डिमांड देखकर देखेंगे कंपनियां की और प्राइस बढ़ाने का मौका इनको मिलेगा या नहीं। आप क्या पिकअप कर रहे हैं ऑन ग्राउंड? देखिए, प्राइस बढ़ाने वाला तो जो इम्पैक्ट है वो ग्रेजुअल रहेगा, बट इनपुट कॉस्ट में कोयले की कीमत एक इनके लिए प्रॉब्लम है, पेटकोक मेटकोक की। तो वो जैसे जैसे एड्रेस होती है, मुझे लगता है यूरोप की नॉर्मलाइजेशन के संग वो काफी हद तक एड्रेस होगी, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा इनके लिए। तेल की कीमतें अभी थोड़ी ऊपर गई हैं, तो थोड़ा इनके लॉजिस्टिक कॉस्ट में इनको फर्क पड़ सकता है, बट वो भी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। तो ये दोनों ही जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं वो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म है। जहां तक भाव बढ़ाने की बात है, भाव चाहे वो मॉडेस्टली भी बढ़ाएं, हमारा ये मानना है कि डिमांड साइकिल काफी स्ट्रांग रहेगा। अगर आप ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट को टारगेट करेंगे और वैल्यूएशन कंफर्ट दोनों को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ACC एक बहुत बढ़िया बैठा है इन लेवल्स पे। और डालमिया भारत पिछले क्वार्टर के नतीजे थोड़े खराब आए थे, उसके बाद डिसेंट करेक्शन उस स्टॉक ने देखी थी, वैल्यूएशन कंफर्ट वहां पे भी सबसे ज्यादा है। तो अगर मुझे 2 स्टॉक्स चुनने हो तो मैं ACC और डालमिया भारत के संग जाना चाहूंगा। जहाँ ACC डाल में भारत, लेकिन अगर मतलब इसमें कोई राय नहीं कि ACC की टेक्निकल प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देखें, जिसका जिक्र मैं अब शुरुआती 2 बजे की कमेंट्स में कर भी रहा था, एक तो इसमें स्ट्रेच काफ़ी अच्छा खासा है, एक क्लियर चार्ट, बहुत क्लियर चार्ट, और इनफैक्ट ये प्राइस जो है इसका ऑल टाइम हाई जोन है। राजेश पालविया जी, अल्ट्राटेक सीमेंट पे आपका व्यू क्या है? आज की कैंडल ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, ओ एडिशंस, ऑप्शन एक्टिविटी, सारे डेटा अच्छे हैं इसके। इसको सितंबर की सीरीज के लिए कैसे प्ले करें, और कोई ऑप्शन देना चाहेंगे आप इस वक्त? ट्रेड तो आप जी हाँ, बिल्कुल। तो मेरे जो व्यू बुलिश ही है, और हमें लग रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट में जिस तरीके से ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम पे बना है, ऑलमोस्ट 8 से 9 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट बना है, तो हमें लगता है यहाँ मोमेंटम बिल्कुल एक्सटेंड होगा, 8700 को भी सरपास करते हुए दिखेगा। 8650 के कॉल ऑप्शन को बाय किया जा सकता है। 8650 का कॉल ऑप्शन करीब 168 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 140 के आसपास, और अपसाइड में इस ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 200 से 210 की तरफ। अच्छा, एक बार IT को रिविजिट करते हैं, जरा पहले निफ्टी IT इंडेक्स देखते हैं। निफ्टी IT डे हाई पर देखिए 2% के मूव इस समय यहाँ पर निफ्टी IT में, और सुबह सुबह हमने परसिस्टेंट स्पॉट किया था आज, और इस पर एक कॉल भी ली गई थी। आई थिंक मानस से हमने वो स्टॉक डिस्कस किया था, परसिस्टेंट, और उसके बाद अच्छे मूव्स आए इसमें। अभी देखिए डे हाई पर ये स्टॉक करीब 4.5% ऊपर। सुबह खुलते ही इसमें 2 चीज़ नोटिस की थी, एक तो इसका ओपन लो सेम था, और इसके कॉल्स की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो इसके लिए ये स्टॉक लग रहा था कि आज शायद कुछ अच्छा करेगा। मानस, इसको रिविजिट करते हैं एक बार परसिस्टेंट को, और इसके अलावा कोई और IT स्टॉक जो आपके रेडार पर आया हो? परसिस्टेंट की जहां तक बात है, देखिए ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है, अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है, और मेरा समझना है कि शायद 5900 तक के भाव आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और अनुज जी, जिस तरह का ब्रेकआउट हमने वीकली और मंथली चार्ट पे देखा है, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आई थिंक इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म के टारगेट है वो 6500 के आसपास के आते हैं। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, अपनी पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके ट्रेडिंग के तौर पे 5650 कर ले। अगर हम दूसरे IT स्टॉक की बात करें, तो आई थिंक विप्रो एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक हो सकता है, क्योंकि देखिए विप्रो में 2-3 तरह से अगर आप देखेंगे, तो डेली चार्ट पे आपको हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिखेगा। डेली चार्ट पे कुछ दिन पहले स्टॉक ने इनवर्स रेगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो अब आपको बेस क्लियर दिखने लगेगा, हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिखा है, बेस बनने लगा है, और आई थिंक विप्रो अब यहाँ से आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा पोजिशनली वो 465 के आसपास का रहेगा, तो विप्रो में अभी भी पोजिशन बना के चलिए 419 के स्टॉप लॉस के साथ। विप्रो पर पोजीशन बना के चलिए, ये एक व्यू हो गया। अब एक बार लेकर आइए टाटा कम्युनिकेशंस। काफ़ी स्ट्रांग है ये स्टॉक पिछले कई दिनों से, और आज भी सुबह की डिप के बाद अब इसमें बाइंग इंटरेस्ट। सुबह थोड़ी डिप आई इसमें, लेकिन अब इस समय डे हाई पर 1873, और इसका जरा एक बार 52 वीक हाई लो का पीरियड देखते हैं। काफ़ी बड़ी इसमें वन वे रैली रही है यहाँ पर, और 1874 अब इस समय इस स्टॉक का भाव। 52 वीक हाई 1881 था, 1 सितंबर को, फ्राइडे को ही लगा था बेसिकली, तो उसकी तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक। शरद जी, क्या काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है अब ये स्टॉक, लेकिन
क्या ट्रिगर्स हैं आपके हिसाब से जो इस तरह की रैली आ रही है इसमें टाटा कम्युनिकेशंस में? देखिए, एक तो 5G के चालू होने के बाद ग्लोबली जैसे जैसे इंडस्ट्री में 5G का यूजेज बढ़ता है, डेटा की जो पेनिट्रेशन और डेटा की जो यूजेज है वहाँ पे काफ़ी बड़ी चेंज आनी चाहिए आने वाले समय में। चाहे आप IoT की बात करिए, चाहे 5G यूजर केसेस डेवलप होने की बात करिए, तो डेटा कंजम्पशन में एक रैपिड ग्रोथ आनी चाहिए जो इनका मेजर बिजनेस है आज के दिन में। इसके अलावा जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग वगैरह पे ये काम कर रहे हैं, जैसे जैसे हायर फ्रिक्वेंसी आपको इंटरनेट अवेलेबल होता है, मुझे लगता है वैसे वैसे आपको इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटेड ड्राइविंग में भी काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट ग्लोबली देखने को मिलनी चाहिए। टाटा कम्युनिकेशन ऑलरेडी उस स्पेस में काफी काम कर चुका है। तो मुझे लगता है दो नए ट्रिगर्स हैं जो इनको काफी हद तक नेक्स्ट लेवल पे मनूवर कर सकते हैं। ग्रोथ के हिसाब से अगले साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं 65-70 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए 24-25% की ग्रोथ के हिसाब से। तो 30-31 पे ट्रेड कर रहा है, बट ये दोनों अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो कैटapult कर सकती है नेक्स्ट लेवल में। तो अगर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना चाहते हैं तो हो सकता है स्टॉक 40 टाइम के आसपास पे 35-40 टाइम के आसपास ट्रेड करे, तो हो सकता है 2200-2300 चला जाए। बट हाँ, 30-35 टाइम फॉरवर्ड पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है ज्यादातर पॉजिटिव फैक्टर्ड इन है। और ये दोनों ही केसेस ऐसे हैं जो ऐसा नहीं है कि कल से ही सारी गाड़ियां सेल्फ ड्राइविंग हो जाएंगी या कल से ही सारा डेटा कंजम्पशन 5G का आ जाएगा। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए अगले 2-2.5 साल में। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको ये लेवल पे अवॉइड करना चाहिए। बट अगर आप अग्रेसिव हैं और आप ये सोच रहे हैं कि एक तरफा रैली चालू रहेगी, तो बेस्ट केस में मुझे लगता है 2200-2300 तक हो सकता है स्टॉक चला जाए। ओके, 2200-2300 भी पॉसिबल है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार जरा निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं इंट्राडे में। 19,510 अब उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आज सुबह जो मार्केट निफ्टी ओपन हुआ तो निफ्टी का ओपन और हाई दोनों सेम था, करीब करीब 19,525 पर हम खुले और 19,525 ही सुबह का हाई था निफ्टी पर। फिर हमने लोअर लेवल देखे 19,432 के, 100 पॉइंट फिसले लोअर हायर लेवल से, और अब वहाँ से फिर एक रिकवरी इस समय निफ्टी पर। अब अगर हम 19,526 क्रॉस कर दें और अगर उसके ऊपर निकल जाएं तो ये एक बहुत बड़ा बुलिश मूव होगा मार्केट के लिए, जिसमें अगर आप ओपन हाई पर खुलकर कोलैप्स करने के बाद अगर उस ओपन हाई को क्रॉस कर लें तो उससे स्ट्रॉन्ग टेक्सचर मार्केट में कोई होगा नहीं। और ये तब जबकि बैंक निफ्टी अभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। काफ़ी हद तक सपोर्ट जो है हर्षदा वो पूरा का पूरा आईटी की वजह से मिल रहा है। और आईटी में मेरी नज़र आ रही थी विप्रो पे, बहुत दिनों से लोग पूछ रहे हैं कि क्यों इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है ये, और आज लग रहा है विप्रो कुछ करने के मूड में है। देखिए किस तरीके से विप्रो ने आज हाँ विप्रो में प्रॉब्लम क्या है कि 52 वीक हाई भी नाम मात्र का ही होता है इसका, क्योंकि अगर आप इसका 52 वीक हाई और लो देखेंगे तो मतलब इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन हाँ, अब लग रहा है कि शायद कुछ करने के मूड में है विप्रो। आज का चार्ट, आज का स्क्रीन जो है काफ़ी, ये देखिए 52 वीक हाई और लो की जो मैं बात कर रहा था, कुछ खास फर्क है नहीं मतलब ज़्यादा। तो खैर अब बाकी स्टॉक में तो ऑलमोस्ट डबल का फर्क होता है। तो ये थोड़ा सा खैर इंटरेस्टिंग स्टॉक है आज का क्लियरली। ये देखिए ये चार्ट है विप्रो का, कुछ भी नहीं किया, 1 महीना 6 महीना 3 महीना सब में सेम ही व्यू रहा है इसका बेसिकली इनफैक्ट। लेकिन हाँ, तेजी तो अच्छी खासी बन रही है और लगे हाथ यहाँ पर HCL टेक भी आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं क्योंकि वहां पर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अच्छा, विप्रो बात करते करते 1% इसने अपने नाम पर और जोड़ लिए हैं और वैसे ही चाल HCL टेक की भी बन रही है। 1228 का स्तर आ चुका है, 3-3.5% तक का इजाफा इधर देखने को मिला है। तो मोमेंटम अच्छा खासा बना है। चलिए अब हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं अब रुख कर लेना चाहिए हमको 4 का चौका की तरफ। तो हमारे जानकार एकदम तैयार बैठे हैं अपने सारे ट्रेड्स लेकर। शिल्पा रावत के साथ शुरुआत करेंगे। बताइए शिल्पा जी, आपका ये सस्ता ऑप्शन अभी के लिए रहेगा मुथूट फाइनेंस में। मुथूट फाइनेंस बहुत अच्छे लेवल पे भी प्लेस्ड है। यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 1310 to 1320 शायद कल तक आपको देखते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे जो 1300 का कॉल ऑप्शन है रफली 27 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 18 रुपये का रखिए और टारगेट्स ऑफ 39, 44 एंड 49। मुथूट फाइनेंस 1300 की कॉल। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड? अनुज जी, आईटी सेक्टर में हमें लगता है HCL पे यहाँ पे फोकस करना, HCL टेक पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में एक वीकली सेटअप पे ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिला। आज काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिले, लॉन्ग बिल्टअप पे सेटअप है। HCL टेक फ्यूचर पे हमें लगता है जो टारगेट आ सकते हैं वो करीब आना चाहिए 1280 से लेके 1290 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1205 के आसपास। तो हमें लगता है आईटी सेक्टर यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज आपका आज का एफएनओ सुपरस्टार। चार के चमत्कार पिक करते हैं राजेश सतपुरे जी के पास के साथ। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप?
वीरेंद्र जी देखिए, मैं पिक करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा को। इसके दो रीजन है। एक तो यहाँ पे क्लियर कट एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिला है, जो फॉलिंग चैनल हम कहते हैं उसका ब्रेकआउट मिला है, अभी अभी ब्रेकआउट मिला है, और ये ब्रेकआउट का लेवल है 194 का। तो जैसे ही 194 सरपास किया उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली तेज होगी। 205 ये इसका इमीडिएट टारगेट है। वैसे अगर थोड़ा कोई रख सकता है तो 210 को भी टेस्ट कर सकता है। तो ये जो ब्रेकआउट है इसी को प्ले करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 193। तो इट्स अ बाय इन बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे मैंने कहा इनिशियल टारगेट होगा 205। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए मिड कैप फंडा के लिए शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी बताइए आपके पिक। जी, हमारा मिड कैप फंडा है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी रिटेलिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स और इन टर्म्स ऑफ जो स्क्वायर फुट एरिया उनके पास है। कंपनी ने अभी छोटे शहरों में भी एक्सपेंशन चालू कर दिया है और हमारा मानना है कि आने वाले समय में उसका असर नंबर्स में दिखना चाहिए। कंपनी की जो एथनिक वियर ब्रांड है वो भी अगले साल 2 साल में ब्रेक इवन कर जानी चाहिए, तो वो एक एडेड फायदा होना चाहिए। प्लस जो TCNS वाला एक्विजिशन है वो भी लगभग बंज इन कर जाना चाहिए अगले 6 महीने साल भर में। इसके अलावा हमें लगता है कि जो रॉ मटेरियल प्रेशर था वो भी काफ़ी हद तक ईज हो जाना चाहिए ज़्यादातर रिटेलर्स के लिए, और फेस्टिव सीजन में डिमांड भी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। ऑलरेडी वो चालू हो गया है, तो अगले 3-6 महीने हम ये मान रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया रहना चाहिए वो स्पेस। और लॉन्ग टर्म में भी मुझे लगता है जिस टाइप के ब्रांड्स कंपनी के पास ऑलरेडी हैं, लुई फिलिप, वैन हुसैन, और एथनिक वियर में भी काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने मिली है। तो मुझे लगता है ये स्पेस में कंपनी ग्रेजुअली जो अपना टारगेट कर रही है 25,000 करोड़ का रेवेन्यू, वो अगले 2-3 साल में आसानी से अचीव कर लेगी। और इसके अलावा जो ग्रोथ लॉक इन की है पिछले 2-3 सालों में भी जो एक्विजिशंस की हैं उसके भी फायदे अब दिखने चाहिए नंबर्स में, जैसे जैसे हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 साल में कंपनी 500 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन रिपोर्ट कर सकेगी। तो एक मल्टी बैगर आइडिया की तरह ABFRL इनिशियल टारगेट्स 280 रुपए के हिसाब से। ओके, ABFRL। अच्छा, मार्केट में एकदम से एक फ्रेश मूव आया, जो मैं बात कर रहा था ना हर्षदा, कि अब एक बार निकाल दें बस, और ओपन हाई उसने क्रॉस किया, वो 19,532 एकदम से क्रॉस हुआ। पिछले कुछ मिनटों में अच्छा मूव आया इंडेक्स में, और इसमें काफ़ी हद तक मदद की इंट्राडे बेसिस पर SBI और ICICI बैंक ने। IT सुबह से खैर मजबूत बना हुआ है, लेकिन पिछले 5 मिनटों में जो 2 स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया उसमें SBI अब डे हाई पर, ICICI बैंक भले अभी भी रेड में हो लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर। उसके अलावा इन्फोसिस ने डे हाई लगाया और अब 19,530 पर। बस अब 45 मिनट्स बाकी हैं, ये क्लोज यहाँ हो गया तो बहुत शानदार क्लोज होगा, क्योंकि 2 दिन मिल जाएंगे आपको बैक टू बैक सीरीज में, जिसमें मार्केट सेंचुरी गेंस के साथ ट्रेड करके दिखाएगा, और वो भी एक खराब सीरीज के बाद। तो इससे बेटर इंडिकेशन नहीं हो सकता। सितंबर नॉर्मली ट्रेंडिंग सीरीज होती है, पिछले 4 बार में सितंबर में 6 से 7% के पॉजिटिव या नेगेटिव मूव्स आए हैं। साइन लग रहे हैं इस बार की पॉजिटिव मूव की तैयारी हो रही है यहाँ पर। जी हाँ, बेका बहुत जोरदार खरीदारी बनती हुई, और IT ही लीड कर रहा है, और थोड़ा बहुत हाथ ऑफ कोर्स सीमेंट मेजर्स का भी। अल्ट्राटेक सीमेंट पर अभी बातचीत हो रही थी, राजेश पालविया ने इस पर नजर डाली 85.64 पर। अब 3.5% के गेंस वहां पर ट्रेड में बनते दिखाई दिए। जो हमारे जानकारों ने ट्रेड दिए हैं 4 का चौका में, वो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं और कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे। शुरुआत हमने सस्ता ऑप्शन के साथ की। मुथूट फाइनेंस 1300 का कॉल, पहला टारगेट 39, फिर 44, फिर 49, लेकिन स्टॉप लॉस आपने एक लगाना है 18 का, ये आप ध्यान में रखें। दूसरी तरफ आप देखिए, राजेश पालविया ने पिक किया HCL टेक 1280 पहला टारगेट, उसके आगे 10 रुपए और जोड़ लीजिएगा, 1290 का टारगेट रहेगा, 1205 के आसपास स्टॉप लॉस आपका रहेगा। फिर आया राजेश सातपुते का बैंक ऑफ बड़ौदा, 205 के लिए एक मौका खरीदारी का यहाँ बन रहा है, तेजी करके चले, 193 स्टॉप लॉस रहेगा। और AB फैशन एंड रिटेल पर नजरें गई हैं शरद अवस्थी की, ये एक बाय साइड का ट्रेड इनकी तरफ से बन रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक मोमेंट स्टॉक्स में जहां पर एक एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, इस बीच पेटीएम का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि पेटीएम आज याद रखिएगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी दोपहर में, और उसमें कंपनी ने कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। साउंड बॉक्स से तो हम सब वाकिफ है कि आप स्कैन करके पैसे देते हैं तो साउंड बॉक्स वो रिएटरेट करता है कि X पर्सन ने आपको इतने अमाउंट का पैसा भेज दिया है। अब बेसिकली साउंड बॉक्स के जरिए मर्चेंट्स मोबाइल और कार्ड पेमेंट्स भी रिसीव कर पाएंगे, तो वो एक चीज जो आपको जोड़कर दे दी है पेटीएम ने। उसकी कुछ और डिटेल्स आएंगे तो उस पर नजरें रहेंगी, लेकिन स्टॉक 856 के आसपास ही
ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए एक दो काउंटर्स, हम मेटल्स की बात कर रहे थे और ये कमोडिटी प्ले वाले काउंटर्स आप देखेंगे तो आज कोल इंडिया मोमेंटम में है। हम मैंगनीज ओर की बात कर रहे थे सुबह में, जहां पर प्रोडक्शन आंकड़े काफी जोरदार, लेकिन एनएमडीसी ने सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है। विकास सालुंखे, एनएमडीसी का चार्ट आई एम श्योर आप सुबह से वॉच कर रहे हैं, ट्रेड लिया है तो बताइए, और क्या 138 पर नया खरीदारी का मूव आ सकता है या नहीं? 6% तो भाग गया है। जी हर्षदा जी, अगर देखो तो हमने भी रिकमेंड कर चुके थे और यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिला है, बट यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि जो मोमेंटम यहाँ पे आया था 140 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो फ्रेश बाइंग के लिए तो यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा। थोड़ा रिट्रेस होता है 130 टू 130 के आसपास तो ही एक बाइंग जोन आ सकता है वापस, बट फिलहाल तो 140 का एक इमीडिएट हार्डल इसमें देखने मिल सकता है। जब तक उसके ऊपर निकलता नहीं तब तक फ्रेश बाइंग की राय नहीं रहेगी, और जिनके पास पोजीशन है तो फिलहाल तो होल्ड कीजिए। 134 एक अभी एक बेस बना चुका है, इंट्राडे बेस पे हमने देखा है कि 134 का एक सपोर्ट बना चुका है, तो उस सपोर्ट पे बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए वापस अगर ये 140 ब्रेक करता है तो ऊपर की जो नई रेंज निकल के आ रही है 150 152 के आसपास की, तो फ्रेश बाइंग 140 के ऊपर ही करनी चाहिए। अच्छा, एक बार स्टॉक लेकर आइए आप जरा IEX का। सुबह से यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स थी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस में। मैं सुबह से देख रहा था 140 145 इन सब कॉल्स में ज़बरदस्त बाइंग हो रही थी। हालांकि सुबह स्टॉक फ्लैट था, लेकिन अब ये स्टॉक डे हाई पर इस समय अच्छे मोमेंटम के साथ करीब करीब 3% ऊपर। शिल्पा जी, कोई व्यू IEX पर आपका? की बात करेंगे या फिर हम लोग पूरा यहाँ पे पावर सेक्टर्स की बात करेंगे तो बहुत अच्छे मूवमेंट में है। यहाँ पे IEX ने बहुत टाइम के बाद 134 के ऊपर अभी सस्टेन किया है, जो इसके लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि ये इसका काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। तो यहाँ से मुझे लगता है IEX अप्रोच कर रहा है रफली 140 144 जोन्स। तो यहाँ पे IEX में अगर हम लोग 140 का कॉल ऑप्शन अगर ये सीरीज के लिए प्ले करेंगे, आई जस्ट चेक द यस 140 का कॉल ऑप्शन रफली 4 रुपये 25 पैसे पे भी ट्रेड कर रहा है। आप इसको एक अगर यहाँ पे एक या 1.5 रुपये के स्टॉप लॉस से इसको पूरा सीरीज भी अगर आप प्ले करेंगे तो मुझे लगता है ये आपको इजीली टूवर्ड्स 12 या 13 के टारगेट्स पे दिखाएगा और थोड़ा सेफ ट्रेड भी रहेगा, बिकॉज IEX हैज़ अ हैबिट ऑफ थोड़ा सकमिंग टू द प्रेशर। तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना 140 का मुझे लगता है बहुत ही ल्यूक्रेटिव ट्रेड है और यहाँ पे डेफिनेटली अच्छे गेंस आपको आते हुए मिलेंगे। जी IEX एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल में था लास्ट पूरी सीरीज में भी, और आज अपने इसने रिवर्सल को एक्सटेंड किया। मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये मूव शुरू हुआ था 28 अगस्त से और एक पैनिक लो क्रिएट किया था इसने 22 अगस्त को लगभग 121 का 136 पर भी अब आप 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अच्छा राजेश जी, आज अनुज ने स्पॉटलाइट में जिन स्टॉक्स का जिक्र किया था उसमें एक LIC हाउसिंग फाइनेंस भी था। इट्स नाउ डे हाई और ये अब एक बहुत क्लियर चार्ट है 25 अक्टूबर 2021 के बाद की अब तक से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैजेक्टरी में आके प्लेस्ड हो गया है, यानी ये मल्टी मंथ ब्रेकआउट। राजेश जी, इस सीरीज के लिए अगर कोई ऑप्शन पकड़ना हो डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज 450 का एट द मनी कॉल लेके आइएगा। क्या प्राइस है इसका? राजेश जी, ये एक जो ये रेंज का ब्रेकआउट है इसको एट द मनी के साथ खेले या स्लाइटली आउट ऑफ मनी में जाए? प्लीज दोनों प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पे, 450 का 460 का। राजेश सतपुते जी, आपका बहुत अच्छा रीड किया हुआ स्टॉक है ये। वीरेंद्र जी देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसने अपना एक जो पहला पड़ाव था 445 450 यही टारगेट था फ्राइडे का BTST का। तो ये देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़े अनफोल्ड हो रहे हैं नए नए टारगेट्स। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा मेरे हिसाब से 480, ये इसका नेक्स्ट रेंज होगा। तो जो आपने कहा बिल्कुल, मैंने 450 का कॉल ऑप्शन लगा के रखा है विच इज एट 15 रुपीज। आप इसे बाय कर सकते हैं, ATM पे ही काम करे। स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे हम 11 रुपए के आसपास, और अगर थोड़ा वक्त दे तो मुझे लगता है ये 25 28 ये इसका टारगेट सेट होगा। तो क्योंकि LIC में मोमेंटम है लेकिन रुक रुक के चलता है तो इसे ATM पे ही काम करे। तो ATM का फिर से कहता हूँ 450 का कॉल ऑप्शन बाय करें। का कॉल ऑप्शन LIC हाउसिंग फाइनेंस, और यहाँ पर एक अच्छा माहौल तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए अब मार्केट का एक बड़ा और मैक्रो पर्सपेक्टिव आपके लिए पेश करते हैं। ब्रोकर्स के एसोसिएशन ANMI यानी कि एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अनुज को खास तौर पर सम्मानित किया था और आमंत्रित भी किया था एक बहुत ही खास चर्चा के लिए। अनुज रूबरू हुए हैं हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा से, और बहुत ही बढ़िया चीज उन्होंने कही कि ये सही समय है, एकदम राइट टाइम है भारत में
एंट्री करने का, उसके कुछ अंश आपको सुनाते हैं। इस समय इंडियन मार्केट में समीर फिर ये आपको लग रहा है कि ठीक टाइम है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का? मार्केट का बहुत नेक टाइम है। उसका बिग पिक्चर आंसर ये है जी कि इफ़ यू अग्री कि ब्रॉडली स्पीकिंग मार्केट का रिटर्न 13-15% पर एनम है और रहा है, एंड वो अलग से आई कैन टॉक कि वो लॉजिकल है कि उस रेंज में रिटर्न आप जीडीपी ग्रोथ ले लें नॉमिनल टर्म्स में, या आप ये ले लें कि हाउ मच इज़ फिक्स्ड इनकम रिटर्न ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड एंड उसमें 5-6% ऐड कर दें विच इज़ कॉल्ड इक्विटी रिस्क प्रीमियम, तो वो भी 12-13% हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि 13%, 14% 5 ईयर में, 10 ईयर में, 15 ईयर में, 20 ईयर में, 25 ईयर में है, तो अभी इस साल कैलेंडर ईयर का रिटर्न क्या है बताओ जी? NSE 500 का रिटर्न बताइए इस साल का 8 महीने में 10%. So the 500, not the small cap. So the 500 is up 10% 8 months में, तो कोई खास फर्क नहीं है फ्रॉम अ 13-14% एनुअल नंबर। लास्ट ईयर का भी अगर ऐड कर दे, लास्ट ईयर तो 4% विच आई शोड यू, सो दैट मीन्स 20 मंथ्स में इट इज अप 12%, सॉरी 14%। लास्ट ईयर करेंसी डिप्रिसिएटेड 10%, सो दैट मीन डॉलर टर्म्स में 20 महीने का रिटर्न नियरली 0 है या 4% है। तो उस हिसाब से कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो मार्च से लगता है कि बढ़ गई है, बट ये सब चीज़ें ऑन गोइंग है। हर वक्त आप किसी पीरियड को लो, कुछ पिछला कुछ अगला, ये इस रेंज में मिड टीन में आपके रिटर्न बनने हैं। समीर, ये सब पास की बातें जो आपने कही काफ़ी मुझे अच्छी लग रही थी देख के। ये खासतौर से जो स्टीव जॉब्स का जो आपने एग्जांपल दिया, तो इससे मतलब फॉर आम पब्लिक बेसिक सीख क्या है यहाँ पर? बेसिक ही चीज़ ये है कि गंदी चीज़ें ना करें, रेस्ट अपने आप चलेगा, बिकॉज वैसे ही मार्केट 14% बढ़ रही है। सपोज लेट्स डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट, 500 स्टॉक इंडेक्स को बीट करने का गोल है। कई बार लगता है कि यार इंडेक्स में ये आइडिया है सपोज, या कोई वेदांता है, ये 4 स्टॉक्स नहीं मैं खरीदूँ और 496 स्टॉक्स खरीद लूँ, आई विल आउट परफॉर्म। लेकिन उसमें क्या है, रिस्क है कि आपने 1-2 स्टॉक नहीं लिए और मतलब कोई इंडेक्स सपोज ट्राई करे ETF कि मैं 497 स्टॉक खरीदूंगा और 3 नहीं खरीदूंगा जो मुझे बड़े गंदे लगते हैं, इट विल लुक वेरी लॉजिकल। लेकिन अगर आप कहो कि मैं ना 5 हाईली लेवरेज स्टॉक्स नहीं खरीदूंगा, 5 वो नहीं खरीदूंगा जो बड़े एक्सपेंसिव है, 5 वो नहीं खरीदूंगा जिनकी क्लियरली बैड हिस्ट्री है, 5 नहीं खरीदूंगा जिसमें इंडस्ट्री वेरी बैड है, ताकि एक फैक्टर से नहीं कर रहे और आप ऐसे 50 स्टॉक ना खरीदें और 450 स्टॉक्स खरीद लें, नियरली गारंटीड यू विल आउट परफॉर्म एवरी ईयर, ताकि एक बैड फैक्टर डोमिनेट ना करे कि सपोज ऐसे मैं आई विल नॉट बाय लेवरेज स्टॉक्स और फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, सॉरी घट जाए, तो वही स्टॉक्स बढ़ जाए थोड़े दिनों के लिए, लेकिन आपको मैं 5 हाईली लेवरेज नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। सो बेस व्हाट इट मीन्स इज गुड का आपको कभी पता नहीं लग सकता हाउ गुड दे कैन बी, बट सिंस सो मेनी स्टॉक्स डू वेल, आप अपनी तरफ से जो चीज़ गंदे फैक्टर्स हैं वो मत लो। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। वो जो कॉन्वर्सेशन थी, वो पूरी कॉन्वर्सेशन अगर आप सुनेंगे तो उससे मतलब जो मेरी समीर से कॉन्वर्सेशन है, उससे पहले समीर ने जो प्रेजेंटेशन दी थी, तो उसके बाद ये फायरसाइड चैट हुई थी। वो कॉन्वर्सेशन को भी हम कुछ टाइम बाद अपलोड करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो जो स्टीव जॉब्स वाला पार्ट है वो कहाँ से आया आशता, वो एक चीज़ बता रहे थे कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, अगर इंसाइडर नहीं है, तो शायद हम पैसा ना बना पाएं। ठीक है, अब एप्पल में स्टीव जॉब्स से बड़ा कोई इंसाइडर नहीं हो सकता था। स्टीव जॉब्स की खुद की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एप्पल नहीं थी जब तक कि वो एप्पल में थे। ठीक है, वो एक ऐसी कंपनी थी जिसने वहां से बहुत अंडर परफॉर्म किया। बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट पिछले 50 साल का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, लेकिन बिल गेट्स की खुद की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट में होते हुए माइक्रोसॉफ्ट नहीं थी। वो इनफैक्ट उनके खुद के जो कई स्टॉक्स थे माइक्रोसॉफ्ट के बेच के उन्होंने कई ऐसे स्टॉक्स लिए थे जो उस समय मैगजीन्स में आते थे कि द नेक्स्ट बिग थिंग टू वॉच आउट फॉर, या ऐसे स्टॉक्स जो लगातार कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे थे, और उनमें से कुछ स्टॉक्स अभी हैं भी नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आपने कोई स्टॉक 20 गुना 30 गुना होने पे बेच दिया, उसके बाद वो और बढ़ गया, तो अपने आप को ज़्यादा कोसे नहीं, क्योंकि हर किसी से ये गलती होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ वो बोल रहे थे वो बहुत ही फैसिनेटिंग थी, क्योंकि हम सबको लगता है कि हमको सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक चाहिए। NSE 500 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। NSE 500 एक वेल डिफाइंड यूनिवर्स है 500 स्टॉक्स का। NSE 500 ने 2005 से लेकर 2022 तक 10x रिटर्न्स दिए, 10 गुना हुआ है 2005 से लेकर 2022 तक। अब अगर आपने 2005 में सिर्फ NSE 500 में इन्वेस्ट कर दिया होता और कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी आपको, तो ही आपका पैसा 10
टाइम्स हो गया होता, जिसमें कई ऐसे शेयर भी रहे जो 90-95% गिरे हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपने 500 में से 150th बेस्ट स्टॉक भी चुना होता, हर्षदा 150th बेस्ट, टॉप के 149 छोड़ दीजिए, 150th बेस्ट भी चुना होता, तो इस 10x के रिटर्न के बजाय आपका रिटर्न पता कितना होता? 30x। वाओ, 150th, मतलब अगर आपने टॉप 149 स्टॉक्स मिस भी कर दिए इंडियन मार्केट में, 150वां स्टॉक भी पिक कर लिया, तो भी इस तरीके के गेन है। ऑब्वियसली अगर 50th बेस्ट इन्वेस्ट कर लिया होता बाई चांस, तो आप जानते हैं आपका रिटर्न कितना होता? 665 गुना। 50th बेस्ट अगर आपने चुन लिया होता तो। टॉप क्या सिलेक्ट किया वो उसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर वो सब थ्योरी की बातें हैं, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंटली ये बोले कि मुझे टॉप 150 स्टॉक भी चाहिए, तो भी आप मार्केट में अच्छा करेंगे। और अगर नहीं भी करते हैं, तो अगर आपको वेल्थ बनानी है, अगर आप और कुछ नहीं तो एक ETF लेके भी अगर बैठ जाएं, निफ्टी का, मिड कैप का, 500 का, जूनियर का, किसी का भी, तो भी अच्छे रिटर्न बनते हैं। मतलब 15-16 टाइम साल में 10x पैसा बनना कोई बुरा नहीं है। वो क्या इसमें कंसिस्टेंसी इज द की, जो कह रहे थे समीर जी। कंसिस्टेंसी की है। इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप बीच में कोविड आ गया और उसमें अगर आप निकल गए, तो फिर नहीं बनेगा, क्योंकि असली पैसा तभी बनता है जब आप लोअर लेवल पर और ऐड कर पाए, तो तभी असली पैसा बनता है। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरत है, और उसमें बने रहने की बहुत जरूरत है मार्केट में। ये तभी असली, मतलब जैसे कहते हैं ना, असली पैसा तभी बनता है जब आप किसी इसमें बने रहें। और एक चीज जो समीर ने कही थी कि बाय एंड होल्ड फॉरएवर वाली मार्केट जा चुकी है। अब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिविजिट करते रहना होगा। इसमें कोई विरोधाभास नहीं, एक तरफ तुम कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म में बने रहे मार्केट में, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में कर रहे हो तो ये नहीं होगा कि बस आपने ले लिया स्टॉक और उसके बाद आप लेके बैठे रहे। एक एग्जांपल वो लीवर का ही लेके देख रहे थे कि लीवर में ही देख लीजिए आप, ठीक है अच्छा पैसा बना, लेकिन उसके बाद पिछले कितने सालों तक लीवर ने कुछ भी नहीं किया। उसमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इसमें पैसा कहीं और लग सकता है। तो अपने आप को एडजस्टमेंट करते रहिए, रीएडजस्ट करते रहिए, लेकिन लॉन्ग हॉल के लिए गेम खेलिए और कोशिश करिए कि आपको ढंग के स्टॉक्स मिले। और टेम्पटेशन जो होती है ना खराब स्टॉक्स में जाने की, उससे बचिए, क्योंकि खराब स्टॉक्स 1-2 साल आपको अच्छा कमा के दे देंगे, उसके बाद वो जब खराब टाइम आएगा वो पूरा का पूरा बैक टू स्क्वायर, पूरा का पूरा ऐसे खून चूस लेंगे और आपका मुनाफा तो जाएगा ही। चलिए, इसी मोड पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक और बिग मार्केट वॉइस से बातचीत करेंगे। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। एज प्रॉमिस, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट्स में काफ़ी स्टॉक्स पर आपसे बात करनी है, लेकिन शुरुआत में करूंगा आज कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। क्या व्यू है आपका, ये जो डेवलपमेंट हुई इसको आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं? और काफ़ी पेशेंस टेस्ट किए स्टॉक ने, काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर रहा है बैंकिंग में, परहैप्स पिछले 20 साल का सबसे बड़ा मल्टीबैगर रहा है, लेकिन पिछले 3-4 साल से अच्छी पेशेंस टेस्ट हुई है यहाँ पर। क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ? अनुज, सिमिलर स्टोरी आप देखिए आदित्य पुरी के बाद जो HDFC में हुआ है, शायद एक तरीके से सेम टेम्पलेट है। और फाइनेंशियल सर्विसेज में बार बार ये बोलता रहा हूँ, जब अपनी जियो फाइनेंशियल पे भी चर्चा हुई थी कि लीडरशिप टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। तो उदय कोटक 31 दिसंबर तक का था। इनफैक्ट एक साथ 3 लोग जा रहे हैं, जो उनके चेयरमैन है, MD है, उदय कोटक सर है, 3 लोग हैं दीपक गुप्ता के अलावा। तो जब 3 सीनियर लोग जाते हैं तो थोड़ा सा मार्केट देखना चाहता है कि सक्सेशन प्लानिंग कैसे होगी। हालांकि मिस्टर मनियन और मिस शांति के बीच में शायद कोई एक सक्सेसर बनेगा। 2 नाम उदय कोटक सर ने बोला कि उन्होंने रिकमेंड किया RBI को। तो ये बाजार देखना चाहेगा कि सक्सेशन कैसे प्ले आउट होता है। तो मुझे लगता है तब तक थोड़ा सा कुछ ओवरहैंग कम हुआ है, क्योंकि पहले अगर उन्होंने रिजाइन किया है समय से पहले तो ये सिग्नल जाता है कि वो प्रिपेयर्ड है। लेकिन थोड़ा सा एट्रिशन भी है। अनुज, मेरी काफी सीनियर लोग हैं जिनसे चर्चा हो रही थी, कुछ एट्रिशन भी हुआ है। कुछ सीनियर लोग L&T फाइनेंस में गए हैं, कुछ दूसरे बैंक्स में मूव हुए हैं। और जब भी कोई इंटरनली सक्सीड करता है थोड़ा एट्रिशन होता है, बिकॉज काफी कंटेंडर्स होते हैं और पावर इक्वेशन चेंज होती है बैंक। तो वो बाजार देखना चाहेगा। सेकंड, थोड़ा परफॉर्मेंस भी सॉफ्ट रहा है। अगर आप पिछला क्वार्टर लीजिए फॉर एग्जांपल, उनकी लोन ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 2-2.5% के आसपास थी, 17% का ग्रोथ था। और उन्होंने थोड़ा प्रोएक्टिवली लायबिलिटीज को शोर अप करने के लिए एक एक्टिव मनी करके, जिसमें आपका पैसा स्वीप इन हो जाता है सरप्लस FD की तरफ, उससे तो थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड भी बढ़ेगा और निम पे भी प्रेशर आएगा। हमने देखा वो 20-25 पैसा निम पे उनके प्रेशर आया। तो बाजार ये देखना चाहेगा, क्योंकि HDFC ने भी लायबिलिटी बहुत बढ़ा दिया है। और एक समय था अनुज जबकि 2 या 3 बैलेंस शीट से अच्छी थी,
और 20% ग्रो करती थी तो आपको एक प्रीमियम मिलता था 5 बुक वैल्यू 6 वैल्यू का। अभी सडनली 6-7-8 बैंक्स हैं जिनकी बैलेंस शीट अच्छी हो गई है और वो सेम मैट्रिक्स पे ग्रोथ दे रहे हैं, तो रिलेटिव वैल्यूएशन होता है हमेशा। अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक 2 की बुक वैल्यू पे मिलता है, इट्स सिमिलर, मैं नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल सिमिलर है कोटक और एचडीएफसी की तरह, बट रिलेटिवली बेटर है, तो वहां आपको थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। हमने आईसीआईसीआई में वो देखा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पिछले 1-2 साल। तो मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन और होगा, बाजार देखना चाहेगा कि नई टीम कैसे आती है और उसका एट्रिशन का क्या है। चलिए, दूसरा सवाल भी मेरा बैंकों से रिलेटेड ही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ है अब, इस पर क्या व्यू होगा गुरमीत, क्योंकि आप थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ा सा पहला जितना सस्ता नहीं रहा ऑब्वियसली। नहीं, आप काफी हाई वैल्यूएशन पे बोलूंगा मैं, सस्ता तो नहीं बोलूंगा। हम थोड़ा लकी थे अनुज, वी एंटर्ड व्हेन मिस्टर वैननाथन टुक ओवर, और मैं खुद बैंकर रहा हूं, मैं बिलीव करता हूं कि लीडरशिप टीम जब चेंज होती है, वैद्यनाथन सर के साथ मेरे एक्स बॉस जिन्होंने मुझे हायर किया था सिटी बैंक में, वो मूव किए, उन्होंने रिटेल बैंक हेड किया, और ओवरऑल उन्होंने अपनी जो बैगेज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बुक थी, उसको धीरे धीरे शेड किया। आज रिटेल लोन बुक लगभग 70% है, क्रेडिट कार्ड्स में अच्छा कर रहे हैं, कासा बहुत अच्छा शोरअप किया है, तो एक टर्न अराउंड देखा बैलेंस शीट में। फिर हमने देखा कि एक बड़े इन्वेस्टर ने अराउंड 89-90 रुपीज में एंटर किया, तो मुझे लगता है कि अच्छा किया है बैंक, थोड़ा सा मुझे लगता है कंसोलिडेट कर सकता है, बट टर्न अराउंड हुआ है बैंक में, और मार्केट ने टाइम लिया। जब भी बैंक अच्छा करता है, बाजार 3-4-5 क्वार्टर देखता है कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, तो मुझे लगता है वहां आईडीएफसी ने अच्छा किया। हमें और भी कुछ छोटे बैंक ऐसे लगते हैं जहां हमें एक थोड़ा सा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, रिस्क अंडरराइटिंग में, मैनेजमेंट की अप्रोच में, क्लियर जो गाइडेंस है आरओई की तरफ, तो हमें फेडरल बैंक भी अच्छा लगता है। बहुत रिलेटिवली लो वैल्यूएशन है, पिछले 2 क्वार्टर अच्छे गए, तो बाजार देखना चाहेगा कि कैसे बैंक परफॉर्म करेगा। फेड फीना का उनका एनबीएफसी का आईपीओ भी है जो थोड़ा शायद वैल्यू अनलॉकिंग करेगा। तो अभी क्रेडिट साइकिल अच्छी है अनुज, बट एक टाइम आएगा जब आपको एक कॉल लेना पड़ेगा कि क्रेडिट साइकिल टर्न होगा, हमेशा हर 3-4 साल में टर्न होती है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा शायद अभी 1-2 क्वार्टर हम अबे हैं, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग वी आर स्टिल कंस्ट्रक्टिव बैंकिंग को लेकर। ओके गुरमीत, इस वक्त मतलब अगस्त के लोज को मतलब एक फर्म लो बनाने में या फिर कोलैप्स ना करने में एक सबसे बड़ी योगदान बाजार में रही मिड कैप्स की, प्लस निफ्टी आईटी जो कि ऑलमोस्ट अब आज 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। मिड कैप आईटी ने इस बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में पूरा योगदान दिया, बट जो डिफरेंशियल वर्सेस प्रीवियस हाई परसिस्ट करता है सीएमपी से, वो है लार्ज कैप आईटी। बट जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ इन्फोसिस 1948 का हाई था, अभी 1450 के जोन में। लार्ज कैप आईटी को आप चेस करने के लिए ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड मानते हैं क्या इस वक्त? और हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कौन कौन से लार्ज कैप आईटी? सो विंदर जी, हमने पोर्टफोलियो में आईटी को रखा है, वेट दिया है। इनफैक्ट हमारे पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी का नाम डिजिटल कंपाउंडर्स है। तो हम, लेकिन हम और पोजीशंस ऐड नहीं कर रहे हैं। थोड़ा हम लकी थे कि हमारे पास केपीआईटी, टाटा एलेक्सी परसिस्टेंट था मिड कैप स्पेस में, तो हमें इतना हर्ट नहीं हुआ आईटी का जो अंडर परफॉर्मेंस रहा। मुझे लगता है 1 क्वार्टर और लगेगा, बट जैसा हमने देखा फार्मा और आईटी में बहुत ज्यादा वैल्यू थी, और वो जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, और ये मैं बार बार बोलता हूँ कि वैल्यू थीम्स पे थोड़ा सा फोकस रहता है, क्योंकि बाजार एक रीजनेबल वैल्यूएशन चाहता है, क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाता है। मैं यील्ड गैप मॉडल को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, बिलीव भी करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आईटी में 1 क्वार्टर और लगेगा। थोड़ा सा मुझे लगता है डील विंस अभी भी सॉफ्ट है, और थोड़ा सा बेटर हुआ है जो हमारी चर्चा हुई है सीनियर मैनेजमेंट से काफी जगह, थोड़ा लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो हमें एचसीएल और एचसीएल टेक में ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट लगता है। आज स्टॉक ऊपर भी गया है वर्सेस लेट्स से इन्फोसिस और टीसीएस। मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई जोन में है, और थोड़ा सा मिड कैप आईटी में भी हम नेम स्पेसिफिक फोकस कर रहे हैं। बट मैं वेट अभी बढ़ाऊंगा नहीं, मैं 1 क्वार्टर और देखना चाहूंगा, यूएस को थोड़ा स्टेबलाइज होता देखना चाहूंगा, और मे बी जब फेड थोड़ा एक फर्म सिग्नल देगा कि रेट साइकिल हो गई है, दे आर डन विद इट, तब शायद मैं शायद वेट बढ़ाऊं। फॉर द टाइम बीइंग हम बने हुए हैं, और हम कोई वेट में इंक्रीज नहीं कर रहे हैं वेट को अपना पोर्टफोलियो। रेलवे कंपनियों पर हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, और सुमित हमें बता भी रहे थे कि ऑर्डर फ्लोज में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है, जिस तरह से सरकार बड़े पैमाने पर यहाँ पर पैसा खर्च करने वाली है। लेकिन इन स्टॉक्स में आप देखिए, आज मिसाल के तौर पर आईआरएफसी जो अपर सर्किट पर आ चुका है, आरवीएनएल में आज हम देख रहे हैं 12-13% तक की तेजी, और ये एक आउट परफॉर्मर रहा है इस पर्टिकुलर
पिछले महीने से अब तक का, और इस पूरे साल में भी आप देखें तो अच्छे खासी कमाई, करीब 128-130%। जो डिफेंस कंपनियों में हो रहा था वो रेलवे कंपनियों में हूबहू हो रहा है। यहाँ पर किस तरह से आप पहले तो क्या पैसा एलोकेटेड है, अप्रोच क्या होगी इस एक तरफा तेजी देखने के बाद, कैसे चुने वो सही मायने में अच्छे वैल्यू वाले स्टॉक्स जहां पर अभी भी प्रॉमिस है तेजी का? हर्षा जी, मैं इनफैक्ट थोड़ा सा कंसर्न हूँ वैल्यूएशंस को लेके रेलवे और डिफेंस की, और थोड़ा बहुत स्मॉल कैप लार्जली एज अ स्पेस अभी भी अच्छे आइडियाज है। और जब आप देखिए, जब रिटर्न इतने शार्प आते हैं 1 साल और 2 साल के, तो एक हर्ड मेंटालिटी होती है और फ्लोज भी चेस करने लगते हैं। आप देखिए, बहुत सब डिफेंस और रेलवे रिलेटेड केपेक्स की बात कर रहे हैं। वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। इनफैक्ट सम ऑफ द पीएसयूज आर आल्सो 30, 35, 40 के मल्टीपल पे है। और ये थोड़ा लंबा प्ले है, बट मैं बिलीव करता हूँ इंडिया के इन्वेस्टमेंट साइकिल में है, तो उसे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट साइकिल की तरफ प्ले करना चाहिए और अपने आप को बकेट नहीं करना चाहिए कि मैं रेलवे कैपेक्स खेलूंगा या मैं डिफेंस कैपेक्स खेलूंगा। हमें लगता है पावर और एनर्जी एक ऐसा स्पेस है जो कि बहुत अच्छा प्ले है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट साइकिल का, तो हमें वो स्पेस अच्छी लगती है। उसे हम पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन सबके थ्रू प्ले करते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में टाटा पावर भी है। एनर्जी मिक्स जो चेंज हो रहा है, जैसे इथेनॉल है, हाइड्रोजन पे, इथेनॉल में हमारे पास प्राज इंडस्ट्री, तो हम प्रॉपर एनर्जी मिक्स जो है उसको प्ले कर रहे हैं। हमें कुछ यूटिलिटीज भी अच्छा लगता है, वहां पे बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट है। और हमें थोड़ा सा जो सोर्स है, ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वैल्यूएशन इतना रीजनेबल है कि हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन प्ले वहां भी लगता है। आप देखिए फॉर एग्जांपल कोल इंडिया है 5 या 6 के मल्टीपल पे, 25-30 हजार करोड़ का शायद प्रॉफिट करेगा, और आप वैल्यूएशंस देखिए बहुत रीजनेबल है। तो हम उस तरीके से उसको प्ले कर रहे हैं। दूसरा, केबल्स और वायर्स एक प्रॉक्सी प्ले है मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, इंफ्रा रिवाइवल का, हम उसके थ्रू प्ले करते हैं। तो हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट साइकिल को प्ले करना चाहते हैं। मैं कैपिटल गुड्स, पावर, केबल्स एंड वायर्स, ईपीसी यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ वर्सेस डिफेंस या रेलवे कैपेक्स। ओके, सीमेंट आज का सेक्टर ऑफ द डे। गुरमीत, मुझे पता है एसीसी आपको पसंद है, लेकिन इसके अलावा और क्या बेट्स होंगे यहाँ पर? सीमेंट में अनुज? हाँ, सीमेंट में। हाँ जी, तो अनुज जैसा मैंने बोला कि बहुत टाइम बाद डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को आया है। तो जो लार्जर प्लेयर्स है जिनके पास कैपेसिटी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, वो अच्छा करेंगे। अल्ट्राटेक मुझे लगता है विल कंटिन्यू टू डू है, थोड़ा वैल्यूएशन हाई साइड पे पर अच्छा करेगा। हमें कुछ छोटे सीमेंट स्टॉक्स भी अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स भी हैं। जैसे सागर सीमेंट अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था कुछ समय पहले, $45 पर टन की वैल्यूएशन पे मिल रहा था एक क्वार्टर पहले। वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, सही मिक्स है ओपीसी पीपीसी का, ऑलमोस्ट 50-50, एक तरीके का टर्न अराउंड स्टोरी है। और हमने देखा भी अंबुजा ने जब सांगी सीमेंट्स लिया तो करीबन $90 से $100 दिया पर टन का। तो थोड़ा सा क्यों मुझे लग रहा है सेक्टर में कंसोलिडेशन होगा, तो जो भी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स है, कैप्टिव पावर है जिनके पास फ्यूल एफिशिएंसी है, उनको हो सकता है वो एक्विजिशन टारगेट भी हो, तो थोड़ा सा वो प्ले भी आ सकता है। और हमें अंबुजा भी अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा ओनरशिप चेंज की वजह से स्टॉक प्रेशर में रहा है, बट दो बड़ी सीमेंट प्लेयर्स के बीच में काफी कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अंबुजा भी हमारे रिडार में, ये अकेला शायद अदानी स्टॉक होगा जो हमारे रिडार में। गुरमीत, एचएफसीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां कौन कौन सी हैं आपके पास? क्योंकि मैं लीड आपके पोर्टफोलियो से ले रहा हूँ। आई मीन पॉली कैब आप होल्ड कर रहे हैं 1000 से 5220 पे। एस्टेल को देखिए, अभी तक ये वर्टिकल स्विंग या फिर ये तेजी एचएफसीज में ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। आपका बिलीव क्या कहता है? एचएफसीज आप लोगों के पास है क्या, या फिर कौन सी ऐड करने का मन है, या फिर क्या ऐड किया आपने? विंदर जी, हमारे पास होम फर्स्ट है और काफी समय से है, क्योंकि जैसा मैंने बोला वहाँ की मैनेजमेंट की डिग्री बहुत अच्छी है, बड़े फोकस्ड है, लार्जली साउथ पे ऑपरेट करते हैं, उन्होंने ज्योग्राफीज बड़ी क्लियरली डिफाइन कर रखी है। और एचएफसी में उनका रिकवरी भी अच्छा है। जैसे मैंने बोला सरफरोशी एक्ट 15 लाख तक अप्लाई होता है, तो अगर एनपीए होता भी है तो आप पोजीशन लेके एनपी रिकवरी बहुत स्विफ्ट है। उसके अलावा एवरेज टिकट साइज जो होता है वो कम होता है, गवर्नमेंट से थोड़ा सब्सिडी है प्रधानमंत्री योजना में, आवास योजना में। और ये सेगमेंट बैंक्स पोर्टफोलियोज खरीदते हैं, जाना नहीं चाहते वो टियर 3 टियर 4 टाउन्स में, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट। तो यहाँ पे बैंक्स के साथ आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है, तो होम फर्स्ट है हमारे।
पोर्टफोलियो में। एचडीएफसी लिमिटेड था, वो बैंक में कन्वर्ट हो गया, तो हम उसको होल्ड करते हैं। बाकी एचएफसीज पे मैं इतना अभी कंस्ट्रक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बैंक्स आर बेटर सूटेड, बैंक ज्यादा अच्छा प्ले है, कॉस्ट ऑफ फंड्स का एडवांटेज है, थोड़ा सा आर्बिट्राज जो था एनबीएफसीज एचएफसीज और बैंक्स का, वो भी पहले से कम हुआ है। कुछ हमें निश एनबीएफसीज अच्छी लगती हैं, जिन्होंने अपना एक निश क्रिएट किया है, 5 स्टार है, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण है, तो ये हमें अच्छी लगती है। और जियो फाइनेंशियल, बिकॉज हम रिलायंस होल्ड करते थे, तो हमारे पास है पोर्टफोलियो में, वो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और डिजिटल लेंडिंग सेक्टर। पिछले 2 हफ्ते में हमने केमिकल्स में एक थोड़ा सा टर्न अराउंड देखा है गुरमीत, स्टॉक्स में रिकवरी आई और कुछ सिग्नल्स आने लगे थे कि कुछ प्रोडक्ट की प्राइसेस में इजाफा देखा जा रहा है और का मार्केट बड़ा है और चाइना से उतना सप्लाई नहीं आ रहा है। आपने कुछ खरीदा है लेटली? सॉरी, मैं थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गया। मैं केमिकल्स पर पूछ रही थी, क्या कुछ नया खरीदा है हाल में जो रिकवरी आई है उसके बीच? नया कुछ नहीं ऐड किया है। हमारे पोर्टफोलियो में तीन स्टॉक्स हैं हमारे यूनिवर्स में। टाटा केमिकल है, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट था, 900 के नीचे के आसपास पे हमने उसमें एक्यूमुलेट किया है। सोडा ऐश प्राइसेस में इजाफा हुआ है। एग्रोकेमिकल में मुझे लगता है थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी फोकस है रूरल इकोनॉमी में। तो सोडा ऐश अगेन ग्लास का मेन इंग्रेडिएंट है, तो प्रॉक्सी प्ले भी है एक तरीके से हाउसिंग और इंफ्रा का। और टाटा केमिकल अब बैटरी रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स और केमिकल्स भी बना रहा है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट है, अच्छा मैनेजमेंट है, वो है। हमारे पास पीआई इंडस्ट्रीज बहुत समय से है, स्टॉक अब कंसोलिडेट किया है, और ये एक ऐसा स्टॉक था जिसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दी डिस्पाइट बाकी जो केमिकल स्टॉक्स में था, और ये एक तरीके का सीडीएमओ प्ले है विद इन केमिकल्स। अब थोड़ा फार्मा और बाकी जगह भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और दीपक नाइट्राइट है हमारे पास पोर्टफोलियो में, थोड़ा सा वहां भी हमें देखने को मिला है, तो थोड़ा सा फिनॉल प्राइसेस भी आप हैं, और फिनॉल स्पेस पे स्पेशली जहाँ पे मार्जिन कॉम्प्रेस हुआ, हमें लगता है कि वहां थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आना चाहिए, बट हमने कुछ फ्रेश ऐड नहीं किया है इस स्पेस में। गुरमीत, बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं। फॉर इंस्टेंस मारुति ऑल टाइम हाई, M&M ऑल टाइम हाई, अशोक लेलैंड ऑल टाइम हाई। इस बार के नंबर्स में अच्छी चीज़ ये रही, एक तो डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रॉन्ग था, प्लस एक्सपोर्ट्स मार्केट ने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। आपका कन्विक्शन अभी भी किस ऑटो स्टॉक पे सबसे ज़्यादा है? तो बस पैसेंजर कार्स पे तो हमारा ओवरवेट रहा है शुरू से, तो टाटा मोटर्स और M&M हमें दोनों अच्छा लगता है। M&M में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, 16 के आसपास, FY25 EPS पे अवेलेबल है। उनका जो इलेक्ट्रिक डिवीजन है, वहाँ पे चर्चा है कि कुछ और फंड रेजिंग भी होगी, शायद टाइप भी हो, बाजार में कुछ काफी न्यूज है इसके बारे में, थोड़ा वैल्यू लॉकिंग भी होगी। और ट्रैक्टर सेगमेंट में उन्होंने मार्केट शेयर वापस से गेन किया है, मुझे लगता है सेकंड हाफ में वहां भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। तो एसयूवी में वापस से 19-20% मार्केट शेयर पे आ गए। तो और आरबीएल बैंक का एपिसोड आप छोड़ दें जहां उन्होंने स्टेक लिया था, आई थिंक फॉरवर्ड लुकिंग है। तो और टाटा मोटर्स में भी हमें ग्लोबली अपटिक दिखा है जेएलआर में, और सारा सेगमेंट फायर पीवी फायर कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल में अपटिक है। जेएलआर के वॉल्यूम्स 4 लाख यूनिट्स का आसपास ऑर्डर बुक है, और मिक्स बहुत अच्छा है रेंज ओवर स्पोर्ट और डिफेंडर का, जिससे मुझे लगता है और बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है। पहली बार कैश फ्लो देखने को मिला है टाटा मोटर्स में काफी समय बाद। हमें एंसिलरी ज्यादा पसंद है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि बहुत सारे लिस्टेड नहीं है, टोयोटा लिस्टेड नहीं है, hyundai लिस्टेड नहीं है, बट इंडिया के जो एंसिलरीज है ये पूरा इकोसिस्टम को कैटर करते हैं, तो वो स्पेस मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा उसका लिंकेज करने वाली बात है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है वहां पे, बैटरी मेकर्स में है, कास्टिंग्स में है, फैब्रिकेशन में है, कंटेंट पर व्हीकल में है, काफी सारे नामों में अच्छे स्पेस। ओके गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। चलिए मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो कल की तैयारी करते हैं। उसमें सबसे पहले यतिन के पास डीलिंग रूम चेक लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज बिल्कुल से शुगर स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से आज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है बलरामपुर चीनी में, डीलर्स को लगता है कि 415 से 425 तक के लेवल्स यहाँ इस हफ्ते के भीतर ही देखने को मिलने चाहिए। तो डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स में यहाँ से रैली कंटिन्यूड रहनी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट में आज 21% का अच्छा इजाफा देखने को मिला है सितंबर सीरीज में, और कहीं ना कहीं डीलर्स को लगता है कि यहाँ से, क्योंकि एचएनआई बाइंग काफ़ी अच्छी है, तो शुगर स्टॉक्स इन जनरल खास करके बलरामपुर चीनी पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा रेलवे स्टॉक्स में IRCTC ये एक स्टॉक है एफएनओ में, जहां डीलर्स
एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोजिशनली 750 से 750 तक के लेवल्स। और आज का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखें तो लगभग 6% का, काफ़ी सारे यहाँ FIIs खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स को इंडिकेशन मिला है। तो दोनों ही IRCTC और बलरामपुर चीनी पे डीलर्स खरीदारी करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। यतिन, और बलरामपुर चीनी तैयारी कर रहा है बैन में जाने की। 128% पोजीशन यहाँ पर हो चुकी हैं। BHEL एक और ऑर्डर यहाँ भी बैन में जाने की तैयारी 106% पर। इंडिया सीमेंट 103% पर और हिंदुस्तान कॉपर 101% पर। तो इंडिया बुल्स ऑलरेडी बैन में और 4 और स्टॉक्स के बैन में जाने की तैयारी हो रही है। BTST STBT कॉल्स लेने का समय हो गया। गाबा सर, आप बताइए। BTST और स्टॉक मैंने चुना है इन्फो एज। इसमें एक ब्रेकआउट मिला है 4400 के आसपास। स्टॉप होगा 3990 का स्टॉप लगाकर चले। मुझे लगता है 1-2 दिन दीजिए, 4600 पॉसिबल है इन्फो एज। 4600 की तैयारी इन्फो एज करता हुआ है, तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम। शिल्पा बताइए आपका ट्रेड। मेरा भी BTST रहेगा आरती इंडस्ट्रीज में। आरती इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स अभी 502-503 के बीच में है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। 495 का स्टॉप लॉस और टारगेट्स ऑफ 525 to 530। ओके, आरती इंडस्ट्रीज आप पिक कर रही हैं कल के लिए। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए IT स्पेस में ही ध्यान है और आई थिंक TCS में एक BTST कॉल लेना चाहिए, क्योंकि TCS ने आज बहुत ज्यादा रैली नहीं दिखाई, लेकिन 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे फॉलो अप बाइंग देखने को मिल सकती है, इसलिए TCS के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 3410 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 3500 रुपए के टारगेट रहेंगे। 3440 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 58 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 49 का स्टॉप लॉस लगाइए और 80 रुपीज के टारगेट इस ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। ओके, राजेश पालवे के पास चलते हैं। राजेश जी, आपकी कॉल। मुझे सीमेंट स्पेस पे रैमको सीमेंट बाय करने की सलाह रहेगी। करीब 5% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है और पूरा सेक्टर ही आज एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। रैमको सीमेंट फ्यूचर में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 930-940 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 902 रुपए के आसपास। चलिए, सारी ट्रेड्स BTST और STBT कंप्लीट हुई। अब जरा मार्केट की क्लोजिंग को समझ लेते हैं। शानदार क्लोज, शानदार क्लोज। और अब मार्केट ने कोई बेनिफिट ऑफ मतलब जैसे कहते हैं कि कोई डाउट आता छोड़ा ही नहीं है यहाँ पर कि अब हम वापस बाय ऑन डिप्स में आ गए हैं। सिर्फ एक चीज़ आप कह सकते हैं, आज मार्केट को कुछ हद तक ये पता था कि क्योंकि US मार्केट बंद है तो कल हमको कोई बहुत ज़्यादा बेकार क्यों नहीं मिलेगा, तो वो एक फैक्टर था। लेकिन चाहे जो भी हो, आज सेकेंड डे रनिंग मार्केट एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो रहा है। कहने को आप कहेंगे कि दोजी है, जहाँ खुले वहीं बंद हुए, लेकिन फिर भी जहाँ खुले वहाँ से कोलैप्स हुए हम। वहाँ लोअर लेवल पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। एग्जैक्टली फर्स्ट सपोर्ट बेस से निफ्टी ने बाउंस किया 19432 से और वहाँ से 100 पॉइंट की रैली। तो ये जो क्लोज है ये बहुत ही बेहतरीन। और अब आप पोजीशन अपनी कैरी करिए और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए उसमें आज के लो का 19432 का। वो जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है अब वो बढ़ जाएगा, 19432 का हो जाएगा। बहुत सिंपल, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना चाहें तो 19400 तक का कर लें। लेकिन मार्केट में अब इस समय तेज़ी का सौदा है। लेकिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैं अभी भी कहूँगा कि आप इंट्राडे ही अप्रोच रखिए बैंक निफ्टी में। आज तक बैंक निफ्टी में जब तक 45,000 के ऊपर हम बंद नहीं होते, पोजिशनल अप्रोच नहीं रखेंगे तब तक। और मिड कैप के तो जलवे हैं, खैर फिर से न्यू ऑल टाइम हाई और करीब 40,000 पर मिड कैप इंडेक्स पहुंच रहा है। कहते हैं ना, देयर इज नो स्टॉपिंग द मिड कैप ट्रेन, नहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ। अच्छा, इस बीच राजेश सातपुते हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, हम सबके ट्रेड्स ले रहे थे, आपका कोई BTST सौदा है क्या? हाँ जी हर्षदा जी, देखिए मेरी नज़र है L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स पे। L&T FH फ्यूचर में 130 चल रहा है यहाँ पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्लियर कट ब्लैक फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। तो बहुत सारा पैरामीटर्स जो है टेक्निकल, वो यहाँ पे यही इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मूव अच्छा मिलेगा। तो बाय करें L&T फाइनेंशियल होल्डिंग। 130 करंट मार्केट प्राइस है, बाय करना है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 128 और इसका BTST का टारगेट होगा 136 का। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड्स पूरे हो गए। राजेश जी बचे हुए थे, बस वो भी ट्रेड पूरा हो गया। अब आते हैं आज की जरा डेरिवेटिव सेटअप पे, यानी डेरिवेटिव्स में स्टॉक्स में क्या क्या हुआ। अगर आप लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग के आंकड़े को देखें, यानी शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े को देखें, तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आएगा लॉन्ग 72, यानी नई सीरीज के कमेंसमेंट के बाद से ही लॉन्ग्स जो हैं वो बाजार ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आज भी ये फिगर सबसे स्ट्रॉन्ग रही, 72 लॉन्ग्स। शॉर्ट कवरिंग 59 पे, मात्र 25 शॉर्ट पॉइंट्स थे और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी करीब 30 में। तो ये दायरा बहुत कम था, हार्डली 54 रेड्स थे आज। श्री सीमेंट, डालमिया भारत सीमेंट में बहुत अच्छी खासी बाइंग थी।
समवेदर मदरसन, सेल, नालको। मेटल्स, सीमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग थे और आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग। IDFC फर्स्ट बैंक लगभग आज 5.5% का, अगर आप देखें तो यहाँ पर इजाफा था और शॉर्ट कवरिंग इसमें एक बड़ा कारण थी। IDFC में लगभग 5% का इजाफा। मेटल्स में एक बहुत बड़ी कड़ी थी आज टाटा स्टील। LIC हाउसिंग फाइनेंस, HFC स्पेस में आज 6 महीने की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ, 3% ऊपर रहा। और ACC अगेन सीमेंट स्पेस का वो स्टॉक जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखे गया। मेरे ख्याल से सीमेंट में ACC का ये इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर है। बाकी शॉर्ट बिल्डअप हुआ था स्कॉट्स कोबोटा में, चोला में, बर्जर पेंट्स, क्रूड का इम्पैक्ट, RBL थोड़ा सा बैकफुट पे है, एस्टेल में भी आज शॉर्ट बिल्डअप दिखा गया। और लॉन्ग अनवाइंडिंग आज हुई थी बिरला सॉफ्ट में। मिड कैप IT में ये स्टॉक चला भी था अगस्त की सीरीज में, जब मार्केट टर्बुलेंस में था तो इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ थी। बाटा में वीकनेस थी। बाटा ने आज कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को वॉलेट भी किया। साथ ही साथ ट्रेंड यहाँ पर भी आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली थी ICICI प्रू और इंडस टावर्स में। और एक दो स्टॉक्स और मैं आपकी स्क्रीन पे रखूंगा जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग मूव था। उसमें PSUs बास्केट में अगर आप देखें तो कोल इंडिया का ये क्लोज जो आएगा ये नवंबर 2022 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में आएगा। एक ये हो गया। मेटल स्पेस में NMDC को याद रखिएगा 138.65 पे, ये भी जून 2021 के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लस्टर में जाके क्लोज होता हुआ, मतलब जून 2021 के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल है। और कुछ काउंटर्स IEX में आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार हुआ 137.85 पर, आज अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होने की कोशिश करता हुआ। अनुज बिल्कुल क्लोज अच्छी मार्केट की और अब और एक्चुअली सेंचुरी हो ही जाएगी लग रहा है। 99 पॉइंट्स एडजस्टमेंट में ना हो भले ही, लेकिन प्रोविजनल क्लोज पे अगर सेंचुरी हो जाए 19,534 एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर। और बैंक निफ्टी की भी क्लोज एटलीस्ट प्रोविजनली 44,600 के ऊपर इस समय होती हुई, तो अच्छे मूव्स यहाँ पर इस समय आ रहे हैं। यहाँ पर एक स्टॉक चेक लेते हैं, उसके बाद हर्षिता के पास जाएंगे और वॉल पर देखेंगे कि मार्केट की आज की क्लोज कैसी रही। एक बार जरा आप लेकर आइए बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट। मानस बहुत समय के बाद ये स्टॉक एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो रहा है। कोई व्यू यहाँ पर? पॉजिटिव है। पहली चीज, स्टॉक ने बेस बना लिया 100 डे मूविंग एवरेज पे। दूसरी चीज, अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा जिसका नेकलाइन ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। मेरा समझना है कि करंट लेवल से 10 रुपए का आपको देखने को मिलेगा, तो ट्रेडिंग के तौर पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 191 का स्टॉप लॉस लगाइए और 205 रुपए की टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा में बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, चलिए अब वॉल पर चलते हैं और इस क्लोज को समझते हैं के साथ। और डे हाई पर ही जाकर मार्केट टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जोरदार खरीदारी का रुझान बना है निफ्टी में। निफ्टी बैंक भी पूरी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा 44,656 हाई था। हम 44,600 की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज का जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो क्लियरली निफ्टी की तरफ से ही आता हुआ दिखाई दिया। आधा % ऊपर, 100 पॉइंट के गेन्स, 19,534 के आसपास। आज देखिए 3-4 पॉकेट से जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी बनती दिखाई दी है। एक तो टेक्नोलॉजी काउंटर्स, निफ्टी IT आपके सामने 662 अंकों की बढ़त, 2% की तेजी यहां पर आ गई है। फिर आप देखिएगा मेटल इंडेक्स को जो रिकॉर्ड हाइस पर आता हुआ दिखाई दिया था, यहां पर भी हमने देखा एक तरफा खरीदारी, करीब 2% का इजाफा इधर, और सीमेंट कंपनियों में अलग तेजी बनती दिखाई दी। कुछ फटाफट स्टॉक्स में आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूँ। सीमेंट, क्योंकि वो इंडेक्स नहीं है हमारे पास, लेकिन कुछ शेयर दिग्गजों में अल्ट्राटेक जो 3-3.5% ऊपर था। मिड कैप में आप ध्यान देंगे तो दालमिया भारत, रामको सीमेंट जैसे काउंटर्स जहां पर जोरदार खरीदारी बनती दिखाई दी। और ये सिर्फ वायदे वाले काउंटर्स है जो मैं मेंशन कर रही हूं। कैश मार्केट में हमने देखा है और भी बड़े मूव्स देखने को मिले हैं। ACC अंबुजा जैसे ट्रेड्स में भी कुछ खरीदारी का इंटरेस्ट समय रहते आया है, और ये भी करीब 2-2.5% ऊपर आपके सामने ACC का ट्रेड बैठता हुआ दिखाई दिया है। अब आते हैं मेटल कंपनियों पर, और मेटल में भी आप ध्यान दीजिएगा मिड कैप कंपनियों पर खास तौर से। दिग्गजों में तो तेजी है ही, वो जब हम ओवरऑल व्यू लेंगे मार्केट क्लोजिंग पर हीट मैप का, उसमें दिखाई देगा। लेकिन सेल, NMDC, नैल्को जैसे ट्रेड्स थे जहां पर जोरदार खरीदारी देखने को मिली है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। NMDC 5.5% ऊपर, सेल लगभग 6% के गेंस पर, और नैल्को जैसा काउंटर भी से 6-6.25% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर जैसे ट्रेड्स भी रहे हैं जहां पर आज खरीदारी बनी है। तो ये पूरा पैक है जहां पर तेजी की पोजीशंस। और निफ्टी IT में हम बात कर ही रहे थे, HCL टेक, विप्रो जैसे काउंटर्स की। LTI, माइंट्री में हमने देखा है जोरदार खरीदारी। कोफोज में एक थोड़ा सा पुल बैक लौटता हुआ दिखाई दिया है। कोफोज में ज्यादा OI एडिशन देखने को मिला है। प्राइस एक्शन में एक फॉलो थ्रू आएगा या नहीं, उसका इंतजार रहेगा कल। आज करीब 0.5% ऊपर जाकर टिकता हुआ ये काउंटर। अब आते हैं हीट मैप पर, जहां पर आज पूरे दिन मार्केट ब्रेथ बेहद पॉजिटिव रही है।
बाजार में भी हरियाली छाई है। दिग्गजों में आप ध्यान दीजिएगा, आईटी में विप्रो, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स चमके, टेक महिंद्रा उसमें शामिल, इन्फोसिस, टीसीएस में भी 1.5 से 1.25% तक का इजाफा। कोल इंडिया में आज थोड़ी सी तेजी बनती हुई दिखाई दी है, 4-4.5% के गेंस पर ये स्टॉक जाकर टिका है। कुछ और पीएसयूज में एनटीपीसी ऊपर था, लेकिन 2 काउंटर्स जहां पर हमने देखा आज थोड़ा सा खबरों का इम्पैक्ट था। 100 कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पर उदय कोटक ने इस्तीफा दिया है 4 महीने पहले अपने टेन्योर के, 0.5% वो हल्का हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बड़े निवेशक आए तो आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आउट परफॉर्मर्स थे। ये है आज की क्लोज। निफ्टी एकदम डे हाई पर 19,537 पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। एक जोरदार सत्र मार्केट के लिए, और 44,600 से थोड़े से चूके हैं, लेकिन 150 पॉइंट का इजाफा निफ्टी बैंक में। चलिए सीधा सौदा में आशीष और नीरज ने भी तेजी के सौदों पर ही दाव खेला, और कौन से वो ट्रेड सबसे ज्यादा रिटर्न कमा कर गए हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर। जेएमआर पावर करीब 20% कैपर सर्किट पर, नजारा टेक 10% भागा, आईडीएफसी में 5% की तेजी, मिश्र धातु भी तेजी की तरफ था आशीष के लिए। नीरज के कुछ जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं उसमें आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दीपक फर्टिलाइजर और कोपरन जैसे ट्रेड्स बने। बिल्कुल शानदार क्लोज मार्केट का, 102 पॉइंट ऊपर, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर 19,537 पर। और स्टोरी ये नहीं कि हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हुए, स्टोरी ये है कि लोअर लेवल से 100 पॉइंट से ज़्यादा की निफ्टी में रैली हुई और मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। और अब बैक टू बैक सेंचुरी सेशंस के साथ मार्केट शायद एक खराब अगस्त सीरीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता हुआ। वीरू जी हाँ, और यूएस मार्केट की वैसी फिक्र नहीं, कल का हमें कोई डर नहीं। मंगलवार की सुबह हमारी फिर मुलाकात होगी आपसे 6:57 पर मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में 7:57 पर। अनुज, मेरी, हर्षता, नीरज जी और आशीष की, तब तक के लिए नमस्कार।